अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपके रोजे अच्छे गुजर रहे होंगे, ठीक ठाक आपकी सेहत होगी, पकौड़ों में अपने हाथ होला रखा होगा, रूटीन आपने अच्छी करने की पूरी कोशिश की होगी। कितना आप हो रहे हैं कामयाब और कहाँ होती है थोड़ी सी नाकामी, ये हमें आप ज़रूर बताएं। लेकिन आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं एक सवाल के साथ, और सवाल ये है कि क्या हम नए एवेन्यूज़ तलाश करते हैं या हम घबराते हैं? क्योंकि नॉर्मली हम क्या देख रहे होते हैं या क्या सुन रहे होते हैं कि मैं ये काम कर रहा था और यही काम कर रहा हूँ और यही काम करता रहूँगा, क्योंकि शायद मैं इसके अलावा कुछ और कर नहीं सकता। सो क्या वाकई ये होता है कि हम जो कर रहे होते हैं उसके अलावा हम कुछ और कर नहीं सकते? सो दैट इज माई क्वेश्चन। तो सबीन, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करें कि नए एवेन्यूज़ हम तलाश करते हुए घबराते हैं, मुझे ऐसा लगता है हम घबरा रहे होते हैं। हम ये कह रहे होते हैं कि अच्छा हमसे एक चीज़ मैनेज नहीं हो रही, हम दो चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। हम ये कहते हैं हमारी शायद कैपेसिटी नहीं है इतना कुछ करने की। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप एक अपनी फील्ड में रहते हुए भी आप मल्टीपल एवेन्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कह रहा है कि अपनी फील्ड बिल्कुल चेंज कर दें। जो करना चाहें इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उनमें वो टैलेंट है वो कर सकते होंगे और उनको करना भी चाहिए। बट अगेन आप अपनी फील्ड के अंदर, आपको अगर आती है ग्राफिक डिज़ाइनिंग तो आप एक कंपनी में भी काम करें, उसके बाद आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी साथ साथ कर सकते हैं। तो आप दो तीन तरफ से पैसे कमा सकते हैं। तो आई डोंट नो लोग डरते क्यों हैं इसको। सही बात है। अच्छा सबीन, इसमें हम ये भी देखते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक रिवायती शोबे के साथ मुंसलिक हैं, कन्वेंशनल प्रोफेशन के साथ आप मुंसलिक हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ इस तरह के जो भी प्रोफेशन होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप डिजिटल मीडिया पे एक प्रेजेंस अपनी बनाने की कोशिश करें और समटाइम्स बनती भी है, सो लोग उसको इतना एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि नॉर्मली हम देखते हैं अच्छा नहीं इसकी तो जॉब ऐसी है, इसकी तो नेचर ऐसी है, प्रोफेशन की तो शायद ये पता नहीं दूसरी तरफ स्विच कर सकता है, नहीं कर सकता। बट नाउ वी हैव सो मेनी गुड एग्जांपल्स विद अस जो कि डिजिटल मीडिया पे इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, नजर आ रहे होते हैं, लोगों के लिए एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहे होते हैं, राहें हमवार कर रहे होते हैं और उनको देख के बहुत कुछ सीख रहे होते हैं और इसी तरह आगे बढ़ रहे होते हैं। सो आज कुछ ऐसे ही मेहमानों से हम इस शो में भी आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने इसी तरह से अपने लिए एवेन्यूज़ तलाश की है, उसको एक्सप्लोर किया और माशाल्लाह बहुत नाम कमाया है। आज उनसे इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करेंगे और जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं ना, जो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जो डर रहे होते हैं, आज आपका डर खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली। तो स्टे विद अस, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी हमें ज्वाइन किया है एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर ने। शी इज़ अ डेंटिस्ट, बट ज़्यादा उनकी पहचान बनी जो हमें लगता है, चूँकि ज़रा जितना कंटेंट हम उनका देख रहे होते हैं तो वो फैशन या लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर के तौर पे हमारे सामने आया भी है कई सालों से माशाल्लाह। और इंस्टाग्राम पे भी इनकी बड़ी अच्छी रीच है। आई एम श्योर कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी इसी तरह काम कर रही होंगी। तो आज हम ज़रा ये सवाल पूछेंगे कि कैसे बैलेंस होता है। मीन इट्स अ प्रोफेशन डेंटिस्ट और उसमें साथ साथ आपको वीडियोज़ बनाना, पोस्टिंग एंड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, वो वाला एक इमेज भी आपको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अक्सर लोग क्योंकि डॉक्टर्स को हमेशा एक माइंड में हमारे जो एक परसेप्शन है वो ये कि बड़े सीरियस, पढ़ाकू और इस तरह की चीज़ें हमारे दिमागों में आ रही होती हैं। तो बाज़ औक़ात आपका जो अपना प्रोफेशन है वो कहीं पीछे रहना शुरू हो जाता है, लोगों की परसेप्शन बहुत ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो जाती है। ये तो इन्फ्लुएंसर है, ये कौन सा डॉक्टर है, ब्ला 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 ब्ला, और लड़कियों की चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। जी ऐसे ही है। तो आज हम इस सारे सवाल रखेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके डॉक्टर सईदा अरूज फातिमा साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? यस। क्या रूटीन है रमज़ान की? रूटीन यही है कि बिकॉज नाउ पहले ये होता था कि पूरा रात जागते थे। नाउ दैट वी हैव अ डॉटर, वी हैव टू अबाइड बाय उसका बेड टाइम, तो उसी के साथ सोते हैं। सुबह उसके सोते ही उठ के सहरी करते हैं और फिर सुबह उसके साथ ही ड्यूटी पे उठ जाते हैं। और मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा चेंज भी होता है। चेंज होता है, यस। आप लोगों की कम से कम डिसिप्लिन जिंदगी में है ना, डिसिप्लिन आ गया आपकी जाता जिंदगी है। डिसिप्लिन तो आ जाता है, बट आपकी अपनी रूटीन बहुत डिस्टर्ब भी हो जाती है। मैं आपकी नींद पूरी नहीं हो रही क्योंकि जिस वक्त बच्चा सोएगा आपने सारे काम उस वक्त करने हैं जो कि अदरवाइज तो आपने उसको देखना है। सो ये वाकई बड़ा मुश्किल होता है। आई थिंक 1 साल की बेटी आपकी? 1 साल की, माशाल्लाह, उसके नसीब बहुत अच्छे करे। तो आप ज़रा बताएं कि सोशल मीडिया पे आने का ये ख्याल कैसे आया कि अच्छा मुझे सोशल मीडिया पे आना है, कंटेंट क्रिएट करना है, या बस ये बाय चांस हुआ? असल में इट वाज एक्सीडेंटल, थोड़ा बाय चांस था, थोड़ा सा प्लान भी था। इनिशियली 2016 में मेरा गैप ईयर था, तो एफएससी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ था। तो वो जो गैप ईयर विच इज़ अ राइट ऑफ पैसेज फॉर एवरी स्टूडेंट, मुझे लगता है इस टाइम पे है। तो उस टाइम मैंने कहा कि कुछ करने को नहीं है, तो मैं बुक्स बहुत पढ़ती थी। ठीक है। तो आई स्टार्ट पोस्टिंग बुक्स
ओके बुक्स के रिव्यूज़, और फिर मुझे उनको बहुत क्यूरेट करके पिक्चर्स देना कि साथ पिंक बुक है तो हर चीज़ उसके साथ पूरा एक लेआउट बना के, और उसके काफ़ी लाइक 2016-15 में मेरे 21,000 फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर हो गए थे, जिसमें बहुत सारे जो थे वो पाकिस्तान से बाहर के थे, क्योंकि उस टाइम पे बुक रीडिंग वगैरह वहाँ पर थी। सही। व्हेन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी, तो एक दिन बैठे बैठे मैंने रियलाइज किया कि मुझे बहुत शौक है मशवरे देने का, कि हाँ ये लिपस्टिक यूज़ करनी चाहिए, तुम ये यूज़ करो, तुम ये पाउडर यूज़ करो। तो मैंने कहा जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं इंटरनेट पे भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस शौक में शुरू किया, एंड देन देखते ही देखते वो एक प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में। अच्छा, तो ये अच्छी बात है वैसे कि बस शौक में शुरू किया, जो चीज़ आपको पसंद है वही आगे आके आपका प्रोफेशन बन जाए, तो ये बड़ी। लेकिन कहना ये गलत भी नहीं होगा प्रोफेशन बन जाए, बिकॉज़ डेंटिस्ट आप डॉक्टर, दोनों चीजें बड़ी मुख्तलिफ है ना, two professions at the same time actually। actually मल्टीटास्किंग, और हम जब बात कर रहे थे ना कि आपके पास अब मल्टीपल वेज होने चाहिए, if you can do it, तो वो बैलेंस करना पड़ता है। you're a good example for that probably। अच्छा, so किताबों से आप एकदम आई फैशन की तरफ, मेकअप की तरफ, तो रिस्पांस कैसा? बिकॉज नॉर्मली ये होता है ना सोशल मीडिया पे, अगर आप एक नीश आइडेंटिफाई कर ली ना आपने, अच्छा बुक्स वाली, सो फिर स्विच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे 2 अकाउंट्स हैं। अब सुने जरा वो सब तमाम लोग जरा जो कहते हैं लड़के बनाते 2 अकाउंट। एक सेकंड, वैसे आपके घर वालों को पता है ना? हाँ ओके। नहीं, लेकिन देखिए वो कहते हैं जी नॉर्मली के लड़कों के होते हैं 2-2 3-3 मेरे अकाउंट। अपने नाम से थे ना। अच्छा, अपने नाम मतलब से। एक फेक थोड़ी थे, किसी लड़की को मैसेज करके थोड़ी बनाए हुए थे। और दूसरा जो मेरा प्राइवेट अकाउंट था उसी को फिर आई टर्न्ड इनटू द फैशन अकाउंट, और उस पे जो क्रॉस पोस्टिंग करती थी, जाहिर है इधर बताती थी कि यहाँ पर भी है और यहाँ बताती थी कि वहाँ पर भी हूँ। ठीक है। तो जिनको म्यूचुअल एक इंटरेस्ट होता था वो वहाँ फॉलो कर लेते थे। तो आपने कहा 2 तरफ से व्यूअर्स आ रहे हैं ना, फिर जो फैशन देखने आता साथ ही किताब भी पढ़ लो, और जो किताब पढ़ने भाई थोड़ा सा फैशन भी देख। अच्छा, वैसे बड़ी स्मार्ट मूव है ये। इस चीज़ की किस तरह से आपने नीड को आइडेंटिफाई किया? बिकॉज सोशल मीडिया हर कोई स्टार्ट करना चाहता है, बट समझ नहीं आती हमें कि हम शुरू कैसे करें। अच्छा सबीन, व्हेन आई स्टार्टेड तो हमने इतना हमें उस टाइम पे इतनी मौका भी नहीं मिला। वो बहुत न्यू चीज़ थी। इंस्टाग्राम बहुत कंपटीशन भी तो नहीं था इतना। कंपटीशन भी नहीं था। हम 4-5-6 लोग थे और लाइफ के उस स्टेज में थे कि साथ हमारे मतलब बहुत लोग थे जो देख भी रहे थे, और वो एक नई चीज़ थी तो लोग फैसिनेट भी हो रहे थे। सही। तो आई थिंक बस वो एक इट वाज मेंट टू बी, वो चलना था, वो चलता गया, और वो एक पॉइंट पे आके मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये तो एक काफी बड़ी कम्युनिटी बन गई है। इस पे हम पाएंगे ना कि पहली बार वो कोलैबोरेशन की या वो वाली ऑफर्स कैसे आना शुरू हुई, हाउ डू यू डील विद दैट? एक चीज़ जो थी मेरे इंस्टाग्राम में वही थी कि रिलेटेबिलिटी थी। मैं उस टाइम पे यूनिवर्सिटी जा रही थी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और आई वुड टॉक अ लॉट अबाउट मेरी जिंदगी एक मेडिकल स्टूडेंट की क्या होती है, आप उससे मुतालिक बात करती थी। और मेरे साथ जो मुझे फॉलो करते थे लोग, वो या तो प्री मेडिकल में होते थे या मेडिकल में होते थे, तो रिलेटेबिलिटी थी या फैसिनेशन थी कि अच्छा ये होता है मेडिकल कॉलेज में, इस तरह होता है, वार्ड्स में ये होता है। तो वो काफी लोगों को जो है ना वो पिकअप हुआ, फैसिनेट किया, लोगों ने आपको फॉलो किया। अच्छा, ब्रेक में भी बात कर रही थी, जब पहली बार आपने तस्वीर लगाई फेसबुक पे तो क्या हुआ? जो हर लड़की के साथ हुआ, जो हमारे साथ हुआ, उससे ज़्यादा मजे की एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। मैंने अपनी पहली कैंपेन की, ब्रांड का नाम तो इसलिए मैं नहीं, ठीक है, तो वो एड में चल रही थी। ओके। तो मेरी हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, अगेन मैं डिपार्टमेंट नहीं बताऊंगी बिकॉज शी इज़ अ वेरी नाइस डॉक्टर एंड आई रियली लाइक हर। शी कॉल्ड मी और उन्होंने मुझे अपना फ़ोन देखा, कहती ये क्या है? मैं थोड़ी देर, मैंने कहा पता नहीं तारीफ़ कर रही है या बेइज्जती करने लगी। मैं खड़ी थी, मैंने कहा यस मैम। तो मुझे कहती ये क्या है? मैंने कहा मैम ये कैंपेन है। तो वो दिन और उसके बाद हर जगह पे मशहूर था, ये तो मॉडलिंग करती है, इसको तो डेंटिस्ट नहीं बनना, ये तो बस या आई डोंट वांट टू, बट दिस इज समथिंग दैट हैपेंड कि फिर एक परसेप्शन बन गया कि उरूज का तो इंटरेस्ट मॉडलिंग में है और ये तो बस डिग्री के लिए डिग्री हासिल कर रही है। और हाउस ऑफ में आके मुझे मेरे एचओडी एक और थे ऑर्थो के, उन्होंने बुलाया कि मेरा बहुत डिफरेंट परसेप्शन था आपके बारे में, आप तो बड़ा अच्छा काम करती हैं। शुक्र है परसेप्शन। तो मैंने कहा मैं काम बड़े दिल से करती हूँ, मैं बड़े दिल से डेंटिस्ट बनना चाहती हूँ, बहुत अरसे से बनना चाहती हूँ। अच्छा, वाकई आप बिल्कुल ठीक बात करिए कि उस टाइम पर बहुत जज किया जाता था अगर आप अपनी तस्वीर अपलोड कर दी, क्योंकि हम में से बहुत सारी ऐसी है 90s के बच्चे भी और उससे पहले के भी जो पहली बार जिन्होंने तस्वीर अपनी सोशल मीडिया पे अपलोड की थी। फेसबुक था उस टाइम पे, इंस्टाग्राम का तो इतना रुझान बहुत ज़्यादा, पहली जो था वो फेसबुक ही हम खेलते रहते थे। तो वो उसमें जब पिक्चर अपलोड की थी तो काफ़ी प्रेशर पूरी फैमिली का आता था, एंड देन आपको सोसाइटी में बहुत जज किया जाता था, एंड देन आपका तो प्रोफेशन भी ऐसा था। बस आई थिंक कि वो फिर वो एक
मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि हम लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी मेहनत की है परसेप्शन चेंज करने के लिए। दूसरों के लिए रास्ते आसान किए आपने। आई हैड टू सेट माय पेरेंट्स डाउन एंड टेल देम कि अच्छा ये ऐसे है, इस तरह से नहीं होता, अम्मी परेशान, ये क्या हो रहा है। नहीं, अम्मी वो क्या कहते थे? जैसे आपने एग्जांपल दी ना एचओडी की, और आपने बाद में अम्मी हमेशा से बहुत सपोर्टिव थी। ओके। अब्बू को थोड़ा टाइम लगा। ओके। लेकिन जाहिर है यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एक बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है कुछ बिलीव्स के साथ, हम उसको कहीं नहीं आधे घंटे में मैं जो कह रहा हूं वो मुमकिन नहीं है। सही बात है। वेरी मैच्योर ऑफ यू। ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि आज के बच्चे इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ कंप्लेंट्स का इतना बड़ा पिंडोरा होता है कि हाँ, पर समझते एक चीज़ नहीं बहुत है जल्दी जो मुझे किसी ने बोली थी, मैंने आई रियली पिक्ड अप ऑन इट वाज कि यू कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल जो आपसे इतनी डेकेड जिंदगियां गुजार चुके हैं कि वो आपकी चीज़ों को फ़ौरन समझ के मान जाए। सही बात है, क्योंकि वो सेट है अपने वेज में। हमारे लिए इतना मुश्किल होता है कोई हमें हमारे आइडियाज चेंज करने की कोशिश, स्पेशली आवर जनरेशन। वी डोंट टेक डिसएग्रीमेंट नाइसली, वी आर लाइक हाउ कैन यू टेक वी आर वेरी रिजिड इन दैट। हमें जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। सो जो बात इससे पहले आपने की ना कि जो हमारे बड़े हैं उनको वाकई ये बात रियलाइज करवाना कि अच्छा फाइन, अभी दुनिया थोड़ी बदल गई है, हाँ टाइम्स चेंजिंग। हम खुद इसको फेस इस तरह से करेंगे कि जेन जी इज वेरी डिफरेंट नाउ, तो जेन अल्फा इज वेरी डिफरेंट। यस, तो हम ये सब कुछ फेस करेंगे ना उनके साथ, तो वो एग्जांपल्स कहीं बैठ के बात दे रहे होंगे हमारे बारे में। मिलेनियल्स, ओह माय गॉड, अब तो जेन 80s, दे वर सो क्रिंज, वो इंस्टाग्राम यूज करते थे। यस, वो इसी तरह कह रहे होंगे। अच्छा, अब्बू कभी कॉल्स आई किसी ने की हो कि आपकी बेटी तो वीडियोस बना रही है, कंटेंट क्रिएट कर रही है, तो क्या होता था? कुछ नहीं होता था। मेरे अब्बू, क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, okay. तो मेरे अब्बू का मेरे साथ हमेशा से बड़ा फ्रेंडली एक बिहेवियर रहा है। तो वो मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने मेरे पे कभी गुस्सा किया हो। okay. तो फर्स्ट मैंने सोचा था कि मैं जब एक सर्टेन फॉलोअर्स का काउंट हिट कर लूँगी ना, व्हेन आई कैन टेल हिम कि अच्छा ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, okay. तो तब मैं उनको बताऊँगी। तो लेकिन उससे पहले किसी ने बता दिया जाके। okay. और मुझे एक बहुत लंबा वॉइस नोट आया और मैं बिल्कुल ऐसे, आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, और मैं बिल्कुल परेशान कि मैं क्या अब्बू, क्योंकि एक होता है अपनी टाइम पे बताना, एक पूरा एक एक तरीके से आप खुद बताना, वो और बात होती है। एक होता है बम फट गया। हाँ। बस फिर मैंने अम्मी को कॉल किया, मैंने कहा ये तो तुम्हारा मसला है। अम्मी ने भी कहा हैंड्स अप। या आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। अच्छा, वैसे होना भी ऐसे ही चाहिए, वरना अम्मा अब्बा की लड़ाई हो जाती है ना आपस में। ये चीज़ भी है ना, मतलब बच्चों को थोड़ा रियलाइज करना चाहिए कि अपने मामलात में अम्मा अब्बा को, क्योंकि अच्छा ये भी होता है बाद में भी तो अम्मा अब्बा की सुलह हो जाती है, झगड़ा बच्चा जाता है कि मैं तो आपकी साइड ले रही थी, ये क्या हो गया। तो फिर खैर उनसे कॉन्वर्सेशन की, उसको उनको समझाया। फिर क्या वॉइस नोट था? बड़ा लंबा वॉइस नोट था। कोई एक बात जो याद आ चीज जो सबसे ज्यादा हर्ट करती हो आज भी, हर्ट मतलब परेशान, जिसने हर्ट जिससे उसको परेशान किया हो, एक जुमले में। यस, मैं हर जगह तुम्हारी एग्जांपल देता हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आई वाज लाइक यू विल स्टिल बी प्राउड ऑफ मी। ये जो चीज़ है इसमें भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ ऐसी चीज़ है। एंड लेटर डाउन द रोड ये चीज़ हुई भी जब आई थिंक आई वाज इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम 2020 में, और मैं टीवी पे थी और मेरे अब्बू इतने प्राउड थे, और वो ही वाज लाइक ये मेरी बेटी है, इसको बुलाया है। और फिर अब तो ये होता है कि अब्बू के जितने भी फ्रेंड्स हैं वो मिलते हैं तो वो उनको स्पेशली बोलते हैं हमारे बच्चे आपकी बच्ची को बहुत पसंद करते हैं, वो बड़ा देखते हैं। अरे वाह। तो वो ना थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी करते हैं कि हाँ मेरी बेटी। कभी दोबारा आपने याद करवाया उनको? अब्बू याद है आपको? मैं ये कॉन्वर्सेशन नहीं करना चाहती थी। आई थिंक वो कह रही जो गुजर गया गुजर गया। शेर के मुंह में हाथ डालने की कोई जरूरत तो ये ना अब्बू को फिर याद आ जाए, अब्बू के हाँ, वो तुमने याद करा दिया मुझे। नहीं। अच्छा, जब कैंपेन स्टार्ट की, that was the first campaign जिसका आपने हवाला दिया था? नहीं। तो जब पहली कैंपेन आपको आई और आपको मैसेज आया कि इस तरह ये आपने शाउट आउट देना है, पहली कमाई। हाँ, पहली कमाई उसकी। पहली कमाई तो मेरी इतनी, मैं प्राउड थी, मैंने 5000 रुपए में कैंपेन। ओके। और मैं कह रही थी वाह ये तो क्या पैसे मेरे पास आ गए, मतलब ऑब्वियसली जाहिर है, हाँ, आप एक्सपेक्ट नहीं करते, अंदाजा नहीं होता। और उस टाइम मुझे आईफोन चाहिए था। ओके। तो मैं फिर पैसे जोड़ भी रही थी। तो फिर जब मुझे इस तरह से आई तो मैं बड़ी, मतलब इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि हाँ नाउ माय वर्क इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और ब्रांड्स को अंदाजा हो रहा है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो एक, मतलब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत मेजर रोल आजकल तो इसके बगैर गुजारा ही नहीं किसी हर ब्रांड फील्ड का। में आज है, आप फूड में देखें, आप फैशन में देखें, मतलब कोई ऐसे मार्केटिंग आई थिंक सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करती है ना किसी भी चीज को बेचने में, वो मार्केटिंग है। अच्छा, आपने उरूज सबसे ज्यादा अभी तक किस कैंपेन में कितने कमाए? कैंपेन का नाम ले लें, बट सबसे ज्यादा मैक्सिमम अगर हम कहें कि आज तक इस कैंपेन का उरूज ने इतना सबसे ज्यादा कमाया।
इतना किया है कि अल्लाह ताला का शुक्र बहुत अदा किया है, फिर बैठ के कि हाँ अच्छा इतनी मैं बता इसलिए expectation नहीं अच्छा मैं बताती बता इसलिए नहीं क्योंकि वो मार्केटिंग को समझती है शी नोज कि there is always potential for more एग्जैक्टली अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना हाँ। कि आप उसे ट्राई करें कि अच्छा किसी को ना ही पता चले, ना ही पता ताकि जिस लेवल तक आप जा सकते हो उस लेवल इससे तक आगे भी जा अच्छा सकते वो हैं। जाना भी चाहिए। लोग अक्सर होते हैं हमें अप्रोच करते हैं तो हमें कहते हैं आप बजट बताएं अपना, तो हम पता कहते हैं है, नहीं भाई अपना बताओ, हम क्यों अपना सवाल बजट होता बताएं है पहले। मिनिमम कितना, भाई तुम्हें क्यों बताया मिनिमम, तुम अपना मैक्सिमम नहीं, बताओ अच्छा, वो ना। आपसे बजट लेंगे और फिर वो आपको काउंटर ऑफर ऐसी देंगे ना कि आप कहोगे यार फिर मुझसे पूछा ही क्यों था, हाँ खुद ही मतलब बता अगर यही देते था तो फिर पूछा ही क्यों था। सही बात है, हाँ। ये ये होता है। है। अच्छा कभी ऐसे होता है अब आप क्लिनिक में हैं और पेशेंट आया जो आपको देखे जैसे जो ना जानता हो पहले से, आप तो वही हैं। इंस्टा वाली मेरे लकीली मेरा ये रहा है कि मेरी फॉलोअर्स मेरे साथ उन्होंने लाइक दे ग्रू अप विद मी। हम यूनिवर्सिटीज़ में थे, मुझे ऐसी बच्चियाँ मिलती कहती हैं हम 8th क्लास में थे ना तो हम Wow. आपको देखते थे, आप उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में थी, अब मेरा फाइनल ईयर है। अरे वाह। एंड मेरी ज़्यादा क्लाइंटेल पेशेंट्स की भी वही यंग पेशेंट्स हैं बिकॉज दे सी मी और उनका ट्रस्ट मेरे साथ है। सही। वो मुझे देखते हैं, मेरा काम देखते आए हैं, मुझे यूनिवर्सिटी में देखते आए हैं, मेरे सारे रिजल्ट्स मेरे साथ देखते आए हैं। ओके। तो वो आते हैं। अगर कोई ऐसे पेशेंट आए जो थोड़े बड़ी उम्र के हों तो वो नॉर्मली नहीं पता ज़ाहिर है, होता, वो हाँ नहीं उनके देखते। बच्चों को पता होता है। हाँ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने कहा हम आपके पास लाएंगे, हमारे बच्चों ने कहा इन्हीं के पास जाना है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा प्रेशर है। अच्छा ये फायदा हुआ है वैसे इस चीज का, फायदा- इन्फ्लक्स ऑफ द पेशेंट्स? डेफिनेटली बिकॉज राइट नाउ मेरी जो ऑडियंस है दे कम टू मी डायरेक्टली, सो ऑब्वियसली वो एक क्रॉस पोस्टिंग तो हमेशा ही हेल्प होती करती है, है, होती है। क्रॉस मार्केटिंग तो हमेशा लेकिन हेल्प इसका करती थोड़ा है। सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ जाता है बिकॉज एक लॉयर आता है है। उनको उन्होंने भी एक दफ़ा मेंशन किया था कि उनके साथ भी बिकॉज ये होता है कि आप किसी एक प्रोफेशन में हैं तो दे लाइक अच्छा आप इन्फ्लुएंसर कैसे बन गई, तो फिर सीरियस नेगेटिव ये भी आता है कि देन इट इज़ वेरी इजी लोगों के लिए आपकी रेपुटेशन ख़राब करना, यस। और ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब आपके प्रोफेशनल काम के ऊपर रेपुटेशन ख़राब होती है। हाँ तो ऐसा वाक़या भी एक दफ़ा हो चुका है कि एक पेशेंट आई और उसको नहीं पता था कि ये मेरा क्लिनिक है। ओके। जब उसने काम करवाया तो मैं उस टाइम पे नहीं आ रही थी क्लिनिक, आई वाज एक्सपेक्टिंग, तो मैं ऐसे ही आई अपने हस्बैंड को पिक करने के लिए, तो मैंने जैसे अंदर एंट्री से मुझे देख लिया। जब उसने मुझे देख लिया तो अब तो वो बिल्कुल ठीक थी, जब मैं वापस गई तो उसने स्टोरियाँ लगाई हुई, आई हैड सच अ बैड एक्सपीरियंस, ये वो फलां, मुझे टैग बार बार किया हुआ, और मेरे लिए वो बड़ा स्ट्रेसफुल था बिकॉज उसको ना मतलब मेरे पास प्लेटफॉर्म ना होता तो वो नहीं कर सकती थी, हालांकि ऐसा कुछ था भी नहीं। उसको कॉल की, काउंसिल किया, सारा कुछ किया, समझाया। शी वाज लाइक नो यू गिव मी माय मनी बैक। आई एम लाइक I did your treatment. हाँ खत्म बात। No, then she said कि I'm an influencer as well, so you should accommodate me. I'm like, Oh my you could have asked that in a better way. अच्छे तरीके से पूछ लेती, मैं कर देती। हाँ ये कौन सा तरीका था? तो I think ये कुछ pros and cons हैं as a dentist. जो मेरे ख्याल है and as साथ an साथ influencer. चलते हैं, लेकिन साथ-साथ pros पे चलते ज़्यादा हैं। फोकस करना चाहिए बिकॉज फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, और एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो हम कह रहे होते हैं ना कि अच्छा इस्तेमाल जिससे आप अर्न भी कर सकते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारे सामने है। जो जितने लोग हैं जो सोच रहे होते हैं कि हमने करना है शुरू, तो इट्स नेवर टू लेट। एब्सोल्युटली। एक चीज़ बस और बता दें, शादी के बाद मुख्तलिफ है ज़िंदगी, सेम चल रही है ज़िंदगी कि पहले अब्बा को जवाब देते अब जाए? काफ़ी मुख्तलिफ हो जाती है शादी के बाद ज़िंदगी, अच्छे से सेंस में भी, क्योंकि आपके पास एक आज़ादी आ जाती है, अपनी मर्ज़ी से बाहर जा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से घर आ रहे हैं, कोई लेकिन एट द सेम टाइम फिर मुझे नहीं पता ये सिर्फ मेरे साथ है या हमेशा होता है कि फिर उस आज़ादी को प्रैक्टिस करने का इतना दिल नहीं करता। यू नो यू लाइक कि मतलब और बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती है ना, और फिर जब वी हैड आवर डॉटर तो एक और सेट ऑफ जिम्मेदारी, बिल्कुल ऐसे ही है, लाइक नाउ कि यू कैन नॉट फेल, क्योंकि अब एक और लाइफ है जो आप पर डिपेंड कर रही है, डिफरेंट फेज है जिसमें आप एंटर, वो केयरलेसनेस खत्म हो जाती है ज़िंदगी से इंसान की, लेकिन बहुत थरली इंजॉयबल है। वो वही बात है, ऐसा लड्डू है कि खाए भी पछता है, ना खाए भी पछता है। मामला ही खत्म कर दिया, मैंने कहा बात ही खत्म इस बात के ऊपर, फिर हम भी मेरा ख्याल है सेगमेंट ही खत्म करते हैं इस बात पे, है ना? लेकिन इसकी बात हो गई, अच्छा लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, फिर लड्डू खा लिया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड वी सिंसियरली अपोलोजाइज, आपकी बेटी आपसे छोड़ के आई, हमने बहुत आपको वेट भी कराया आज, क्योंकि सब चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट वी आर ट्रूली ऑनर्ड दैट आपने उसको रिस्पेक्ट किया और आपने इंतजार भी किया। लाइकवाइज खुश रहें, अल्लाह आपकी बेटी को भी सलामत रखिए, इसी तरह अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करती रहें, बहुत से लोगों के लिए मिसाल आप बने।
बनी है और बहुत से लोगों के लिए आपने रास्ता आसान किया कि अच्छा जी इफ़ यू आर डूइंग प्रोफेशन वो बिल्कुल कंटिन्यू करें, साथ साथ आप अपने डिजिटल मीडिया पे अपनी ग्रोथ को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है, हर किसी को नहीं मिलती। मेहनत भी है, लक भी है, तो जिसको मिलती है वो उसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करता है और आपने उसको करके दिखाया भी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद और बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान ने हमें ज्वाइन कर लिए। हमारे फेवरेट हैं, क्या ज़बरदस्त कंटेंट क्रिएट करते हैं और हमने मुख्तलिफ इनके इंटरव्यूज़ किए हैं और हमेशा ही बड़ा मज़ा आता है। उमर सलीम, हम इनकी बात कर रहे हैं, जिस तरह से पॉडकास्ट करते हैं, जिस तरह से नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं, बहुत से लोगों की पहचान बनी है इनके पास आने से, मैं ये कहूँगा। सो किंग मेकर फॉर दैट, आई मस्ट से दैट। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं शुएब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। रमज़ान अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहा है। तो मैंने देखा है कि बहुत से लोग सवाल कर रहे होते हैं आपसे कि रमज़ान में कैसा कंटेंट होना चाहिए, तो मशवरे आपको दे रहे होते हैं। कंटेंट ज़्यादा मिल जाता है रमज़ान में? अच्छा, रमज़ान में ना बड़ा स्पेसिफिक सा कंटेंट है, या तो खाना पीना है या फिर रिलीजियस है। वो तब अली, बस आजकल तो यही चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। तो इट्स लिमिटेड, आई थिंक चॉइसेस आर लिमिटेड बिकॉज वी हैव टू बी केयरफुल। हम किसी के सेंटिमेंट्स को नुकसान ना पहुंचाएं क्योंकि लोग बड़े सेंसिटिव हैं और वैसे भी रिलीजियस मामला है तो हम थोड़ा सा एहतियात करते हैं। सो फिर आप कंटेंट पे हाथ होला रखते हैं? हाथ होला रखते हैं। कंटेंट में भी हाथ होला रखते हैं, खाने पीने। आई वाज अबाउट टू से कि खाने में भी हाथ होला रखा जा रहा है। नहीं, फैसलाबादी तो हाथ होला रख नहीं सकते ना। लग नहीं रहा वैसे, पिछली बार की निस्बत इस बार लग रहा है कि खूब, मतलब मैंने ना लास्ट ईयर नहीं 2 साल पहले ना एक पोइट्री लिखी थी और मैंने वीडियो बनाई थी करतारपुरा जो है ना पिंडी में। बिल्कुल। तो उसके स्टार्ट कुछ ऐसा था कि ना मैं हमजा सैफ सजना, ना मैं हमजा पट्टी, पलियों रोटी खा के अपा सारी जिंदगी कट्टी। तो 2 साल पहले चूँकि एज एन इन्फ्लुएंसर में नहीं काम कर रहा था, मैं इस साल में सोच रहा था कुछ लिखूं ऐसा। फिर मैंने सोचा ये क्लेम तो अब मैं नहीं कर सकता। अब तो ज़ाहिर नाम है माशाल्लाह आपका। हाँ, अब जो है ना इन्विटेशन बहुत ज़्यादा आती हैं। अब ये इम्तिहान है, आप जाना भी चाहते हैं और आप ज़्यादा खाना भी नहीं चाहते, लेकिन आपके सामने बहुत सारा खाना आता है, आप रोक भी नहीं सकते खुद से। सो ये असल इम्तिहान है। अच्छा, इफ्तार के टाइम पे तो वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान होता है कि आपके सामने इतना अच्छा खाना हो, सुबह से आपने रोज़ा रखा हुआ है एंड देन इफ्तारी के टाइम पे यू कांट रेजिस्ट, आई कांट। मैं अभी कह सकता हूँ कि रात को ना हम अपने गए पिंडी में चांदनी चौक में जो है ना, तो रात को दोस्तों ने प्लान बनाया, हम लोग वहाँ चले गए। मीटअप था प्रॉब्ली। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स का, क्रिएटर्स का मीटअप था, हमजा भट्टी ने करवाया था अपनी भट्टी बिरयानी पर। तो हम लोग वहाँ चले गए एंड मैं समझ ले एक बुफे करके आया वहाँ पे। मैं करने गया था नाश्ता, लेकिन थोड़ा हर दुकान से उन्होंने कोई इधर से खींच रहे, उधर से, वो खाते खाते मैं यहाँ तक आ गया था। और जो हम खाने गए तो हम खा कर नहीं चखने में ही मामला, चखने में आप फुल हो गए, जो असल में खाना था आपने वो नहीं खाया, वो मिस हो गया। वैसे सहरी इफ्तारी में उमर का फेवरेट फूड कौन सा है? अ मस्ट फूड एंड सहरी एंड इफ्तारी ऑफ उमर सलीम। यार मुझे सहरी में पसंद तो पराठा है, लेकिन डाइट की वजह से मैं जो है ना वो रोटी खाता हूँ और साथ में कीमा हो जाए तो क्या ही बात है। ठीक, दाल भी चलती है। पराठा और कीमा हाँ, मतलब यूजुअली होता ये है कि इस तरह खाने के बाद ना आपको जिम भी लगानी पड़ती है। तो उसमें हम दोनों ही जो हैं वो सुस्त ऐसे वैसे सुस्त हैं। हमें बड़े अच्छे बहाने बनाने आते हैं। एक शादीशुदा आदमी वैसे बहुत अच्छे बहाने बनाता है, उसको प्रैक्टिस होती है। तो फिर वो प्रैक्टिस हमारी जिम के तौर पे भी काम आती है कि मैं जिम क्यों नहीं जाना चाहता। ओके, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि वो बेगम अभी कहने वाली हैं कि ये कर दो, इसलिए नहीं, कहानी होता। हाँ, हम देखो जो बेगम का कंधा है ऑलवेज देयर, वहाँ पे रख के आप चला सकते हैं। वो बेगम का ये मसला, बेगम का वो मसला, बेगम का ये काम, बेगम का वो काम। आप लोगों ने ना बेगम को ऐसे बदनाम कर दिया ना बेगमात को कि इंसान क्या कहे आप लोगों को। नहीं, कभी कभी ऐसा होता भी है ना, काम कह भी देती हैं आप। कभी ना, रोज क्या होता है आप लोगों को जिम जाते हुए? अच्छा, मेरा मौजू चेंज करो। मुझे किधर फंसा दिया? डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर। आज मैंने डोमेस्टिक सही कहते हैं ना, बहनें करती नहीं है, भाइयों पे जुल्म करती हैं। नहीं, आज मैंने ये सोचा है कि आप बताएं ना, आप मैं औरतों की साइड ले लेता हूँ। आप बताएं आपने कितनी बार बर्तन धोए हैं, खाना बनाया सहरी में, बताएं जरा। भाभी देयर यू गो। बेगम एक मिनट, आपने कितनी बार किया है? ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ भाई, सच्ची बात। गुड कभी नहीं।
वेरी नाइस, मैं आई एम हम एक एंजॉयिंग। पेज पे हैं दोनों। ये अफसोस की बात है बाय द वे, अच्छी बात नहीं ये है। कुछ अच्छी बात नहीं है। सुन्नत तो ये है कि घर में हाथ बटाया ये जाए। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं रजिस्टर करती हूँ इस बात। हाँ वही ना, हाथ एक बटाना मिनट रुक चाहिए। जाओ उमर, आपने कितनी बार सहरी बनाई है? हम वहाँ में सभी नंगे। किया किसी ने कुछ नहीं है, वो लंबे लंबे वाज और नसीहतें और सब कुछ चल रहा है। कम से कम मैंने पराठों की फरमाइशें भी नहीं की कहीं पे। ओह, क्या खाया था? पिज्जा। नहीं मैं तो वो कहते हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियां खुशियाँ पसीना। फसीहत। नहीं मैं तो ऐसी सादी सी बंदी हूँ, अगर पिछले रात सादी की सी निहारी खा लेती है, सादी सी बिरयानी खा लेती है। सही नहीं, बात। सीरियसली आपको बता रही हूँ, कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा, बट अगर अफ्तारी की के दही बड़े कोई चाट वो बची हुई होती है ना, तो मैं कचौरी, समोसे। मैं बेचारी उठ के ना समोसे पकोड़े जो बचे हुए होते हैं, कितनी बेचारी वो है, गरम किया उसके बाद मैं उसको खा लेती हूँ आराम से। केचप के बगैर। वो भी अच्छा, केचप के अब बगैर। देखिए ना, बचे हुए इसलिए खाते हैं ताकि ये ना कभी मैंने स्पेशल नहीं बनवाए थे, हाँ, तो इसलिए बचा मैं हुआ बर्तन ही खा लिया। धोऊंगी। तो मैं तो कहती हूँ, मैं तो मतलब मैंने वैसे क्या किया बर्तन धोए हैं है, मैंने कभी? कुछ बनवाया नहीं तो बर्तन कैसे? कभी धोए हैं Exactly, बर्तन? that's the whole point. कभी धोए हैं बर्तन? नहीं वो नहीं, तो कहती कभी ना कभी मैंने हमने धोए कभी ना होंगे, कभी I don't धोए हैं remember। उमर। हाँ, वो नहीं, कहती I थी don't भाई देखिए मैं remember। तो पहले टुकड़ों पे पल रही हूँ, मैं ये मेरे लिए इतनी सजा काफी है। I'm eating left बेचारी over। बासी समोसे खा रही है। ये मेरे पे क्यों दबाए पाए होने शुरू लगे किसने थे? किया था? आप दोनों ने एक दूसरे पे, मैं तो आई वाज जस्ट एंजॉयिंग योर कन्वर्सेशन एंड लुक एट यू। आपने खुद इसमें टांग अड़ाई थी। हाँ चले, मैं बाय द तो वे अभी- चेंज कर लेते हैं। अब हम change, अटैक हाँ। देखिए, डबल अटैक फेंकेंगे, हाँ हम ना। मिसोजिनी बहुत ज्यादा हो गई है ये नेवर नो, ये कह भी सकती क्या है, कहूँ? हाईली फेमिनिस्ट। ओह नाइस। भाई आई बिलीव इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, दैट्स इट। आई थिंक आप भी इस पे बिलीव मैं करते बिलीव हैं, इन यू आर दैट, आल्सो अ फेमिनिस्ट। इक्वालिटी एंड इक्विटी में मैं आप बिलीव भी Exactly, बिलीव बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल, ना, I so believe obviously that. you are also feminist। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा चलो, दैट्स ग्रेट। उमर अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी चूंकि रमजान में थोड़ा सा कंटेंट कम भी आ रहा है, आप अपने टाइम एंजॉय भी कर रहे हैं, फैमिली टाइम ज़्यादा हो गया है या वो उसी तरह से मुतासिर है जैसे पहले मुतासिर था? फैमिली टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है बढ़ ना, जाता है। डेफिनेटली आप फैमिली के साथ थोड़ा टाइम is स्पेंड good. करते हैं, या क्योंकि आप यूजुअली होता है कि इफ्तारी के बाद घर आ जाते हैं, देन यू आर एट होम। बिल्कुल। तो बल्कि मैं अभी सोच रहा था कि कुछ इस पर ही कंटेंट बनाया जाए, और एक मैंने ऑलरेडी बनाया भी। आप हमारे साथ वो लास्ट शो जो हमने किया था उसमें काम वाली मासी आई थी, बिस्मा। हाँ, उसका हमने पार्ट 2 किया ओके विद रमजान एडिशन। ओके तो वो कल फ्राइडे है, तो कल वो अपलोड होगा। ओके तो उस पर बहुत सारे राजों पे चुका है? नहीं होगा, होगा, अच्छा okay। हाँ हो गया है, हो गया है। हो गया ना, हो गया, आप भूल गए थे, हो गया। हाँ हो गया है। तो उसको आपने देखना है, उसमें मैंने बहुत सारे राजों पे पर्दा उठाया और Okay. इसमें ज़्यादा जोर इस बात पे दिया है कि आमतौर पे हमारे घर पे जो काम करती हैं, हमारे हेल्प करवाती हैं, तो उनका हक ज़्यादा बनता है जब आप सदका ज़कात वगैरह देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपके करीब रिश्तेदार हैं, उसके बाद आपके करीबी जो हमसाए हैं, फिर आपके साथ जो काम करते हैं, और फिर वो आते हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, जो बल्कि उनका तो मेरे ख्याल में हक नहीं बनता, लोगों का हक खाते हैं। तो इस मौजू के ऊपर मैंने वो एक बनाया ताकि लोग थोड़ा एहसास करें। और यूजुअली क्या होता है कि हम राशन देते हैं, और राशन देते हुए हम कोशिश करते हैं कि वो राशन नहीं देते जो हम खाते हैं, हम कहते हैं कोई सस्ता सा एक पैकेज बना सही कर बात दे दो, तो उन्होंने तो खा ही लेना है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी कंप्रोमाइज होती है, तो वो चीज़ भी हमें तो देखनी हालांकि चाहिए। ये देखें ना, और दीन कहता है जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने भाई के लिए पसंद करो, उसी मुसलमान भाई को वही चीज़ दो। तो आपने बड़ा अच्छा मैसेज भी इस कंटेंट के थ्रू दिया होगा, आई एम श्योर। जिस तरह हम देखते हैं, इससे एंटरटेनमेंट अपनी जगह होती है, बट एट द सेम टाइम मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हंजला लाशारी को भी बुलाया था हमारे शो में, वो भी आए थे और बड़ा हमने एंजॉय किया उनके साथ। ही इज़ वंडरफुल पर्सन। उनके साथ जो हालांकि पॉडकास्ट वो बड़ा गिला कर रहे हैं, हाँ किस बात का? कहते हैं ऐसी परसेप्शन डेवलप हुई है उसके बाद मेरी। हाँ वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं उमर पॉडकास्ट बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया, व्यूज़ भी अच्छे आए, गालियाँ बहुत पड़ी। और हमने एक मशवरा भी दिया है, हमने कहा कि उमर से क्या आप एक और करें पॉडकास्ट किसी और ऐसे कैरेक्टर के साथ कि वो पिछला कैरेक्टर लोग भूल जाएं। इतना बुरा हो कि पिछला कम हो अरे इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो। हंसला इतना बुरा काम नहीं करती हूँ मैं। कैरेक्टर की बात कर रहे हैं नहीं नहीं, मुझे आग लगाने दे थोड़ी सी। कि वो इतना अगले, जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि आने वाला जो नया आता है वो पहले वाला लोग भूल जाते हैं, वो अच्छा था। वो अच्छा था। तो इस तरह का हम करते हैं कुछ। अच्छा, हाउ डू यू पिक समबडी कि अच्छा इसको अब मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ अपने पॉडकास्ट में एक कैरेक्टर के साथ? उसमें ना 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब हम कोई पॉडकास्ट करें तो मुझे नेक्स्ट पर्सन की इनपुट भी मिले। ठीक है। तो हुआ ये कि मैंने स्टार्ट में जब मेरे पास कोई इतने गेस्ट नहीं थे, कोई आना भी नहीं चाहता था मेरे पॉडकास्ट में, तो मैं लोगों के तरले मिनते करता था कि आ जाओ मेरे पॉडकास्ट में, आ जाओ। स्टार्ट में लिया था अपने जो टीम मेंबर्स हैं जो हमारे साथ वो फ्रीलांसिंग का वीडियोस बनाते हैं ना,
तो स्टार्ट उनसे लिया था। आफ्टर दैट आई नीडेड कैरेक्टर्स, तो मैंने रैंडमली लोगों से, किसी ने मुझे इनबॉक्स किया मैं आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ, तो आ जाओ, उनको बुला लिया। और स्टार्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट डिस्कार्ड किए, बनाकर मुझे लगा नहीं क्वालिटी कंप्रोमाइज, मुझे आगे से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, सो मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया। तो अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि अगर कोई पॉडकास्ट में मेरे आना चाहता है ना, एक तो उसकी इनपुट बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ इम्प्रोवाइजेशन, एक स्क्रिप्ट है और एक इम्प्रोवाइजेशन वो होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो परफॉर्मर हो, ऐसा ना हो कि मुझे एक चांस दे दें, मैं आपको करके दिखा दूंगा, मैंने बड़े लोगों को चांस दिया लेकिन वो टाइम वेस्ट होता है। ओके, ठीक है, क्योंकि आप हम ऐसे बातें कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। जैसे कैमरा ऑन होता है, ऊपर लाइट पड़ती है एंड यू वो ऑफ हो जाते हैं, नाउ यू आर अ डिफरेंट पर्सन, यू बिकम कॉन्शियस। जब आप कैमरा कॉन्शियस हो जाते हैं, यू कैन नॉट एक्ट। जब आप एक्ट नहीं कर सकते तो परफॉर्मेंस बाहर नहीं आती है, इवन तो आप उस तरह बहुत अच्छे जो ना वो हो सकते हैं। ठीक है, और फिर दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो फिल्मदी बहुत अच्छा बोल लेते हैं और स्क्रिप्ट पे नहीं कर सकते, और फिर वो होते हैं जो स्क्रिप्ट अच्छा कर लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते। सकते। दोनों ही चैलेंजिंग है, दोनों ही चैलेंजिंग है। हाँ, फिर हम उस हिसाब से स्क्रिप्ट जो है ना डिज़ाइन करते हैं। अभी मैंने 3 क्राइटेरिया रखे हैं, या तो आप भाई ऑलरेडी फेमस हो, पहला क्राइटेरिया उसकी वजह है ना, उसमें मेरा लालच होता है कि हमारे जो क्रॉस शेयरिंग होगी, फायदा होगा, जो फॉलोअर्स एक्सचेंज होंगे। दूसरा ये कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हो, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा ये कि नेपोटिज्म। ओके, मजाक कर रहा ये पड़ोस मुल्क के एक साहब से आपको मैं अभी मिलवाने वाली थी, लेकिन चलिए ठीक है, नेपोटिज्म के बादशाह हैं वो तो। अच्छा। हमारे पाकिस्तान के नेपोटिज्म के बादशाह नहीं है, वो नहीं है, वो मजाक से कह रहे थे। नहीं, मजाक से कह रहे थे। अच्छा, आखिर में जरूर बताएं कि ऐसा कौन सा टैलेंट है जिसको आपने ग्रो होते हुए देखा, कोई कैरेक्टर, कोई इन्फ्लुएंसर जिसको आपने मौका दिया हो और आपने उसको विद टाइम ग्रो होते हुए देखा? मल्टीपल। अच्छा, इसमें एक बात बता दूं कि कोई भी ग्रो होता है ना, वो अपनी मेहनत से, सही बात, और अल्लाह की मेहरबानी से। नो डाउट, लेकिन आपके सामने मतलब फर्स्ट टाइम मेरे पास अनाया आई थी, सबसे पहला पॉडकास्ट ही अनाया के साथ किया था, क्योंकि वो एज अ स्पोक्स पर्सन हमारे पास आई थी। सो शी वाज वेयरिंग फॉर्मल ड्रेस, क्योंकि हमने एक फॉर्मल वीडियो शूट की थी कॉर्पोरेट की। तो मैंने सोचा कि यार, मैंने कहा एक वीडियो शूट करनी है, तो शी वाज इन हरी, नहीं मैं जाना है, मैं क्या छोटी सी वीडियो है, सो व्हाट कैन वी डू विद दिस ड्रेसिंग। तो मैंने कहा एक बिजनेस वुमेन टाइप लग रही थी, तो हम वो कर लेते हैं। तो वही मौके पर स्क्रिप्ट बनाया, वो हमने कर दिया, वो सुबह डाला और अगले दिन वो मिलियंस में चला गया। हालांकि मेरा पेज बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो उससे मैंने स्टार्ट लिया था, एंड शी हैड ओनली आई थिंक 250 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, अकाउंट वाज प्राइवेट। एंड जब हमने उसके साथ सेकंड किया पॉडकास्ट, तो मैंने उसे बोला कि आप उसको पब्लिक कर लो। सो शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेटेड थिंग्स एंड दैट, बट हाँ समहाउ उसके जो फ्रेंड्स उन्होंने भी कन्विंस किया कि तुम कर लो, एंड शी ग्रू सो मच फास्ट। शी इज लाइक नाउ 200K के आसपास हैं। यस 2 सालों में प्रॉब्ली, यस 2 सालों में, सो इट्स ह्यूज। और इसी तरह से बिस्मा, yes, वो तो हमने was already famous, she was already doing TikTok, but the recognition she got, and मैं नहीं कह रहा वो कहती है, क्योंकि ये अल्लाह की ज़ात होती है देने वाली इज्जत किसी को भी। देखिए, किसी को प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना हमारी ये बहुत बड़ी बात होती है। ज़ाहिरा बिस्मा की अभी हमने देखी, एंड सो मेनी अदर टैलेंटेड पीपल जो कि इनके पॉडकास्ट में आए उम्र के, एंड खुद भी अपनी अपनी कैपेसिटी में से पॉडकास्ट जिन्होंने सीखा एंड इनफैक्ट जो अपनी अपनी कैपेसिटी में कोई भी काम कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि टैलेंट जो है वो आगे जाए। उमर बहुत हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली मुझे कॉल भी आई थी कनाडा से, तो कोई फिल्म मेकर था, तो वो कह रहा था आपकी पॉडकास्ट देखी थी बिस्मा के साथ, तो मैं एक कैरेक्टर के लिए उसको कास्ट करना चाह रहा हूँ, एक मूवी हम बना रहे हैं। नाइस। या सिमिलरली अरीबा, अरीबा को माशाल्लाह काफ़ी उसके बाद, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उसको मिले थे उस एक्टिंग की बेस पे, बहुत ज़्यादा वायरल चली थी। इसी तरह जावेरिया है, सो जावेरिया के भी आई थिंक कम ही थे फॉलोअर्स, एंड शी ग्रो अप सो फास्ट। ग्रेट। या तो मतलब अच्छा, लड़कियां ने ग्रो किया है, मुझे समझ नहीं आ रही लड़के क्यों नहीं करते। I was about to ask this for you as well, कि मुझे इतना उम्र के आप खुद ड्रामे में कब आ रहे हैं? मैं, हाँ, ऑफर आई एक्टिंग की? यस आई थी, तो बट इट वाज नॉट, मुझे लग रहा था कि आई कुड डू बेटर, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको रेजिस्ट किया था, बिकॉज उस टाइम आई वाज थिंकिंग कि मुझे बहुत सारी चीजें जो है ना वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, बट राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टीम जो कि मेरा काम कर रही है। अगर मैं वहाँ पे ना भी हूँ, काम मेरा चल रहा है, सो नाउ आई कैन ट्राई। सो अगर ऑफर आ जाती है तो ख्वाहिश क्या है, किसके साथ आप एक्टिंग करना चाहेंगे? फीमेल
एक्ट्रेस कौन सी होगी यार मेरी फेवरेट जो है ना, जिसके साथ आप हीरो आना चाहते हैं? उमर किसके हीरो बनना चाहते हैं? आ सकता है वो सबा कमर है। नहीं आ सकते उनके साथ भी, आपके डिफरेंट एक रोल्स होते हैं हाँ, ड्रामे वो में। बहुत यंग दिखती हैं, मतलब एज वाइज जितनी एज है उनसे बहुत बाकी बुरी लगती है। नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अगर ऐसे फैलता फूलता रहा तो मैं भी जल्द 40 का लगने लगा। तो बेगम को ना बहाने बेगम के बनाने फिर बंद कर दें आप दोनों ही। इनको तो खैर जरूरत नहीं है, आई डोंट नो किस चक्की का आटा ये खाते हैं। शोएब की तो मुझे समझ नहीं आती, शोएब को नहीं लगता। कम खाता हूँ, किस चक्की का आटा नहीं खाता, कम खाता हूँ। ही ईट्स अ लॉट। नॉट। हाँ देखो हम हलाल खाते हैं अपने हम भी हलाल खाते हैं उमर भाई, ना करें। नहीं मतलब अपने पैसों से खाते हैं। निकल रहा है, मामला बहुत आगे निकल रहा है। इस मामले रोकना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, खत्म करना पड़ेगा उमर। थैंक यू सो मच। अच्छे काम करते रहे, अच्छी बातें करते रहे, खाते पीते रहे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में कहते हैं खुशामदीद। हम अब खेल रहे हैं, चूंकि हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए। दूसरा हमने इसको पकड़ा भी यहाँ से, इसने हमें पकड़ा या हमने इसे पकड़ा, ये कहानी फिर सही। ये कहानी फिर सही वाकई में, लेकिन कोशिश हमारी ये कि हम ये इसको पूछता हूँ जरा। अस्सलाम वालेकुम दुआ, क्या हाल है? दुआ, मैंने और सबीना आंटी ने आपको पकड़ा या आपने हमें पकड़ा हुआ है? मैंने पकड़ा। दुआ ने हमें पकड़ा हुआ है। दैट्स नाइस। अच्छा मोहम्मद, गेम खेलनी थी हमने आज। बिस्मिल्लाह नीचे उतर दुआ। अब नहीं खेलनी, अभी खेलें। कैसे खेलने? ऐसे खड़े हो ना, या मैं मोहम्मद इस तरफ चले। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। ओए पावरफुल, आ जाए। अच्छा आज हम जरा इससे मुतालिक बात भी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि ज़ैनब के पापा के सेगमेंट वीडियो के बगैर, उस पैगाम के बगैर अधूरा है। चलें ज़ैनब के पापा जल्दी कर लें, आज दुआ और मोहम्मद का मैच भी है। आप दुआ को तैयार करें, मैं मोहम्मद को देखता हूँ। ओवर की आखिरी बॉल है दुआ, और जीतने के लिए 5 रन चाहिए। मामा जी आप परेशान ना हो, मैं छक्का लगा दूंगी। मोहम्मद यार आज हर हाल में हमें जीतना है, वरना शाम का खाना हमें बनाना पड़ेगा। अब हम जीत जाए थे। अल्लाह अकबर। शाबाश दुआ बेटा, शाबाश। शाबाश मेरा शेर मोहम्मद। दुआयो शलीलाली। मोहम्मद है भी था दुआयो शलीलाली। वीडियो आपने देखी, तो आज इससे मुतालिक तो बात हम करेंगे, लेकिन आज हम बच्चों के साथ कुछ गेम्स भी खेलेंगे। पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, अस्सलाम भाभी, कैसे हैं आप लोग? सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। आपने मोहम्मद को कुछ सिखा दिया आज। मोहम्मद को हमने गेम सिखाई और मैंने मोहम्मद ने गेम खेला। अच्छा मोहम्मद ने बड़े पावरफुल अंदाज से मुझे पंच किया है। ये ब्रेक में मेरे साथ भी करने की कोशिश करें ना, मुझे समझा ना, मुझे समझ आ गई थी कि क्या होने वाला है। दुआ अच्छा दुआ के साथ जोर के नहीं, ऐसे से नहीं, पहले ऐसे ऐसे ना, पहले ऐसे फिर ऐसे। अच्छा पहले सलाम। हाँ, आप बैठे इधर ऐसे हो, ऐसे हो गया, फिर हम दिखाएं। ये लें जी, पहले सलाम, यस, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आप मारो आहिस्ता से और अब सीधा वाला। ये दुआ तेज नहीं। हाँ दोबारा। मेरी रिंग है और दुआ को वो लग जानी है। दुआ ऐसे करो, आप पापा से खेल के आओ जरा। आपको आप तो ये समझ आ गई है ना जरा। आप देखते हैं अर्शद भाई मोहम्मद खेल रहे हैं। चोट लग गई, फिर फिर मैं रो जाऊं। ऐसे, फिर आप चाहती हैं मैं रो जाऊं? ऐसे, फिर आराम से आराम से। मामा के साथ भी खेल के आनी है। लो जब दुआ आ गई, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब मैं अभी अच्छा दुआ और मोहम्मद अब बहुत शरारती होते जा रहे हैं मजीद, हम ये जरूर कहेंगे। अच्छा चलो गेम्स हम खेलेंगे लेकिन आज थोड़ा सा अपने बचपन की बात भी करते हैं और थोड़ी सी जरा यादें ताज़ा करने की कोशिश करते हैं। हमारा बचपन कैसा था? लेट्स स्टार्ट दिस कन्वर्सेशन में अर्शद भाई से। बचपन की कोई याद शेयर करें, बचपन में और आज में क्या फ़र्क है? बचपन में हम अपनी मर्जी करते थे, जिस तरह ये कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि हम इधर क्या करने आए और क्या कर रहे हैं। तो बचपन में हमारा भी ऐसा ही गुजरा है, शरारतें करते हुए, खेलते कूदते उछलते, माँ बाप को तंग करते हुए और घर में बाहर वक्त गुजारते हुए, दोस्तों के साथ खेलते हुए, नानी नाना के घर जाते हुए, ईद मनाते हुए, वो पुरानी वो लस्सी और दही पीते खाते हुए, अचार के साथ खाना खाते हुए, झूले पींग पे झूले लेते हुए, टांगे पे सवारी करते हुए। तो इस तरह के बड़े माहौल हमने देखे हैं। चोटें भी खाई हैं?
चोटें भी लगी हैं, मारें भी खाई हैं किससे बड़े मार काम- खाई है? अम्मा जान बड़ा मारते थे हमें। हाँ, तो मेरा ख्याल में उन्हीं की मार की वजह से ही है कि हम आज इंसान के बच्चे बने हुए हैं, सुधरे हुए हैं। तो अम्मा जान ने हमारी तरबियत का बड़े ख्याल रखा माशाल्लाह। हाँ, बड़ा। सख्त तबीयत थी? अब नहीं है सख्त, मेरा ख्याल में सख्त नहीं थे, लेकिन ये है कि क्योंकि वो ना अपने रिश्तेदारों में रहते थे और अम्मा जान को ना ये खुसूसन स्पेशल कोई शौक था बच्चों को साफ सुथरा रखना। ओके। और उसके बाद कुछ शरारत ना बच्चा करे, ओके। इससे पास लामा कोई ना आए। हाँ, बलामा ना आए। अरे डिसिप्लिन थी काफी, और चाहती थी बच्चे भी डिसिप्लिन रहे। हाँ, अम्मा जान को लामे से बड़ा डर लगता था, पता है शिकायत लामा ना। क्या मुझे नहीं पता, मैं पूछना चाहती थी लांबा क्या होता है? बलामा। बलामा क्या होता है? ये शिकायत ना, शिकायत। बाहर से कोई शिकायत ना लेके आए बच्चे की। हाँ? आपको कैसे पता? हाँ, पंजाबियों में ज़मीन का मान। ये पंजाबी की तो ये बड़ा कोई यूनिक वर्ड है, इतना आम बोला जाता है पंजाबी में। लामा लामा नहीं बोला जाता है, लामा, हाँ, बोला जाता है। बोला जाता है। आई मीन चूंकि मेरे फादर सियालकोट से, तो इसलिए हमारा अच्छा, वो शायद common इसलिए है। कि इलाके की Maybe, हाँ, जुबान। इलाके की वजह से भी। शायद पंजाबी में किसी और इलाके में इसको कुछ और कहते और हो। कहते हो, हमारे हाँ। उधर इसको शिकायत को, किसी बच्चे की शिकायत आ जाए ना बाहर से, उसको लामे कहते हाँ, हैं। लामा ना आए, ये अब बात तो सही तेरा है। लामा ना आए जो मर्जी का। तो ये था कि हमारे लामे भी आते रहते थे और हमने क्या करना, अम्मा जान ने हमें स्कूल भेजना। सही है। तो स्कूल में आपको पता है पहले ज़माने में ये नहीं था होता भाई मार नहीं प्यार, पहले तो होता था प्यार मार नहीं मार मार ही मार, मार ही मार। देह मार 4.5। तो हमने अपने वो बस्ते जो बैग थे वो जाते हुए खेतों में फेंक देने और या आते हुए फेंक देने। सही सही। तो वो किताबें जो थी बड़ी मुश्किल हालात इतने माड़े थे, वो अम्मा जान अब्बा जान ले पाते थे बड़ी मुश्किल। तो हमने उसको ना वो ऐसे ही उस्तादों की मार से बचने के लिए कि भाई वो मेरा तो बैग ही नहीं है, ओके। और घर में आके कहना कि बैग गुम हो गया, और स्कूल जाके कहना बैग गुम हो गया। पढ़ाई से भागते अच्छा, थे। अब वाकई पता नहीं आज के बच्चे ये वाला टाइम एंजॉय करते कि नहीं करते। भाभी, आपका बचपन कैसा था? क्या चीजें जो कि आज आपको याद आती हैं? बचपन कैसा वही अम्मा जान की कोई बात, कोई अब्बा जान का वाकया, कोई खाना पीना, कोई आपने स्कूल बैग फेंका हो? नहीं नहीं, इस तरह की कोई हरकत नहीं की बेगम मैंने। मेरे ख्याल में शायद इसीलिए 10 पास कर नहीं, दिया और नहीं, मैं वो- नहीं 10 भी नहीं कर पाया। नहीं नहीं, इस तरह की तो नहीं होती। वैसे पहले के जो दिन थे ना बचपन के, माँ बाप के साथ रहना, जो गुजरा हुआ वक्त है बहन भाइयों के साथ, वो अब बड़ा याद आता है। जाहिर बात है, बड़ा प्यारा वक्त होता है भाभी। जी वो। बिल्कुल ऐसी बात आपके तो वला में नहीं आए कभी? नहीं। कोई ऐसी शरारत आपने की हो? बहन भाई करते थे शरारत? आप वलामा बोल रहे हैं, वो लामा बोल रहे हैं। बेसिकली द वर्ड इज वलामा, लेकिन वो यूज होता है लामा हो जाता है। लामा तो जी, जी। मतलब गलत तो लामा है। हाँ, लामा। जी जी। क्या मतलब बहुत कैजुअल नहीं, होता हम आज एक नया लफ्ज सीखना चाह रहे हैं ना, तो ओके, हम सिखाते हैं आपको हर लामा। आइंदा मैं ये कहूंगी आपके बहुत, आपका मैं लामा लगाऊंगी जाके। नहीं नहीं, आपका नामा है। अच्छा, आपका बेगम नामा को ना आने में अपने वालिद साहब की बहुत याद आती है जी। क्योंकि वो एक तो इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा इनके वालिद जो थे वो भी मेरी तरह घर के काम बड़े करते थे। अच्छा, पाए पका लिए, सही खाना वगैरह बनाना, ओके जो चीज़ मांगनी वो ला के देना, ओके। और आज उनकी बहुत याद आती है। और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में लाहौर आला रहते मकाम थे, अता करे। निहारी खाना, और लाहौर की ये मेरा ख्याल है वो चाट और ये हलीम दही वगैरह। बल्ले और वो आपको ऐसा लगा कि मामू से खीर। डांट पड़ी थी कभी जब आप छोटे थे? मामू से हाँ। नहीं, मामू से नहीं पड़ी थी, बल्कि एक दफा ना मुझे टीचर ने बहुत मारा था है? तो मामू मेरे घर आए हुए थे, अच्छा। तो वो टीचर को मारने स्कूल गए। तो स्कूल से जो वो उस्ताद थे वो उन्होंने अपनी साइकिल पकड़ी, तो पता चल गया उन्हें कि कोई मुझे मारने आ रहा है। तो वो पहले ही अपने घर वापस निकल गए। यानी मामू बड़ा प्यार करते थे अच्छा, आप? इतने पोजेसिव थे आपके बारे में जी जी। कि कोई इतने मतलब इतना ख्याल रखते थे कि कोई कुछ ना कहे। हाँ, मामू जो थे वो मामू में बड़े भी थे और अम्मी के साथ, क्योंकि अम्मी भी बहनों में बड़ी थी। सही से। हाँ, तो इनका आपस में थोड़ा बाकियों की निस्बत ज़्यादा बड़े प्यार थे ना, था, बहन भी बड़ी और भाई आते भी जाते बड़े। रहते थे, तो इसी वजह से थोड़ा बच्चों, एक दूसरे के बच्चों से भी ज़्यादा प्यार था। ओके। अच्छा, वो देखिए ना, फैमिलीज कनेक्टेड होती थी उस जमाने में, मतलब ज्यादा कनेक्टेड होती है। अब भी कनेक्शन जरूर है, कनेक्शन के तरीकाकार बदल चुका है, लेकिन कनेक्टेड होती थी। उससे ये होता था कि कम से कम ना हाँ। एक ख्याल भी होता था, अटैचमेंट भी ज़्यादा हो पा रही होती थी। अच्छा, अब तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ गया ना कि आपको रिश्तेदारों के पास जाने के बजाय ये हो जाता था कि आप कॉल कर दें, कम्युनिकेशन का एक जरिया। और उस ज़माने में तो ख़त लिखे जाते थे। आपने खत लिखे वैसे अर्शद भाई कभी?
खत लिखते थे, वो ईद कार्ड होते थे। हाँ, और क्योंकि अब ईद भी आएगी तो हम यही सोच रहे हैं कि वो हमारे तो ये था कि पूरा शेर हमने नए शेर याद किए हुए होते थे ईद का। आपका पसंदीदा शेर कौन सा था जो आप ईद कार्ड पे लिखते थे? मेरा पसंदीदा जो शेर था, डब्बे में डब्बा? नहीं डब्बे में डब्बा, डब्बे में शेर, वो एक दही वाला होता था बेगम। क्या? वो पता नहीं, लगा दही, पता नहीं, इस तरह का कोई होता नहीं, था। हम तो लिखते थे जो अभी भी याद है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा शेर। दोस्त लाखों में एक, ला- मेरी दोस्त लाखों में एक, हमें हाँ, बड़े ये ईद कार्ड वाला जमाना होता, वो एक और इससे पुराना जमाना होता था, खत लिख के कबूतर को देना, हाँ कबूतर ले जाता था। और हमारा जो बचपन था उसमें भी ये मोबाइल नहीं था। Yes. ये मोबाइल तो आया अभी ये अभी कुछ अर्सा हुआ है। हाँ, तो खत लिखते थे, हम भी लिखते थे। और जो सबसे जल्दी जाता था उसको मेरा ख्याल तार कहते थे। यस, हाँ, तार कहते जल्दी जो पहुंच जाता था। तो खत मैंने खुद बड़े लिखे थे और मैं बेगम को ही लिखता था खत। हैं? हाँ, क्यों लिखे बेगम? भाभी आप खत अर्शद भाई ने आपको? जी जी हाँ जी। तो ये खतो खिताब पहला खत भाभी को कब लिखा था? ये मेरा ख्याल है आज से 25 साल पहले की बात है। क्यों बेगम? 25 साल। हाँ 25 साल पहले आपने पहला खत लिखा था भाभी को। शादी को 20 साल हुए हैं अभी। शादी के 20 साल हुए। मैं खैर आज जरा खत लिखवाते हैं, लेकिन आपस में नहीं लिखना खत। आपने आपके पास हमने लिखवाए भी ऑलरेडी अर्शद भी, वहाँ पे आपके पास एक पेपर और फाइल है, भाभी आपके पास भी अच्छा, है। ये हमारे लिए? लेकिन आपने लिखना है, आपने दोनों अपनी अपनी वालिदा को खत लिखना है। मैंने भी अपनी अम्मी को, आपने अपनी अम्मी को खत लिखना है, भाभी आपने अपनी अम्मी को खत लिखना है। इस दौरान आप कंटिन्यू करें खत लिखना। हम बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हैं जरा, कि हमारे पास ना यहाँ पे गरम अंडे पड़े हुए हैं। ये मोहम्मद जैनब और दुआ छीलेंगे, एक एक खाऊंगा मैं। आ जाओ जैनब, आप भी मेरे पास आ जाए बेटे, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जैनब दुआ आ जाए बेटे, आपके पास है? आए जी। मैंने दी थी आपको। एक अभी नहीं, ये आपका दुआ थी। जी अच्छा इकट्ठे। अब 1 2 3 छीलना शुरू करें। जितनी देर में आप अंडे छीलेंगे उतनी देर में हम देखते हैं कि अरशद भाई और भाभी अपनी अपनी वालिदा को खत में क्या लिखते और हैं। थोड़ा तेज तेज लिखेंगे, है ना? हाँ, तेज वैसे- लिखेंगे सभी, लेकिन अच्छा, आप ये मैं देखिए- अभी देखिए शोएब, लिखने की बात जहाँ पर अगर मुझे कोई कहे कि अगर आप तेज से खाते ना लिखते, क्योंकि हमारी वो राइटिंग की जो आदत है ना वो वैसे ही खत्म हो गई है फोन आने के बाद और टाइप करने के बाद। दैट्स वेरी ट्रू। हाँ। अच्छा, मुझे याद है एक दफ़ा जब मैंने जो खत लिखा, क्योंकि खत का ज़माना है तो पुराना ही, लेकिन मैं बोर्डिंग स्कूल में गया था सबीन। That was back in 2009 नहीं 2007 या तो। अच्छा, हमें ये लगता था कि खत कोई पढ़ लेता है। सही। हमें लगता था ये बोर्डिंग स्कूल में कि अगर हम लिखेंगे मैं सीनियर्स खत पढ़ लेंगे और फिर आगे भेजेंगे। फिर आगे भेजेंगे। ठीक है। सो मैंने अब उससे पहले कॉल भाई को बताया कि अगर मैंने खत के ऊपर एक लाइन लगाई हुई, इसका मतलब है कि सब ठीक है। ठीक है। 2 लाइन मतलब सब ठीक नहीं है, और 3 लाइन लगाई तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक नहीं, मैंने ले जाओ तो। अच्छा, आपने खत में अरे वाह, जैनब और मोहम्मद तो ले आए हैं छिला वंडा। ओके, वो अभी छील रही है, इसमें ऐसी छीली फाड़ रही है अंडे को। इधर आए, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करूंगा दुआ की। आए दुआ जरा मेरे पास। नहीं बस मैं उठा लूंगा इसको बेटे। लाइन छिल गया। चले जी, हो गया। इधर आए ना, अब ये देखें, ये छील लिया। दुआ मैं खिलाऊंगा बेटे, चलो। आप नहीं खाते? आप भी ज़ैनब, आप भी खाओ, तीनों खाओ एक एक अंडा। आप खाएं बेटे, खाओ। चलें जी, नाइस, शाबाश। क्या बात है, तीनों कंपटीशन जीत गए भाई। और अंडा खाने का कंपटीशन। हाँ, मोहम्मद ने सबसे पहले छीला था। मोहम्मद की बहुत प्रैक्टिस है, इसका मतलब मोहम्मद ज्यादा काम करता होता है। तो आज का विनर मोहम्मद हुआ आज की गेम का, और आज दुआ की भी है, गेम दुआ भी बिल्कुल है। ऐसे ही है। और ये खत लिखा जा रहा है। अच्छा, मेरा ख्याल है भाभी का खत मुकम्मल हो चुका है तकरीबन, ऐसे ही भाभी? जी जी। चलो यूं कहते, जब तक अर्शद भाई आप खत मुकम्मल कर लें तो जैनब हमें पढ़ के सुनाएंगी जो भाभी ने अपनी वालिदा को खत लिखा है। तो मैं माइक लेके आता हूँ जैनब आपके पास। जनाब आपने पढ़ना। आ जाए जैनब, मोहम्मद और दुआ आप इस तरफ आ जाए बहुत बेटे। याद आती है, ठीक अंदर है? में रखता हूँ थोड़ा फिलहाल सा इधर। पढ़ना फिर वो, ठीक है? ये ले पढ़ना। आ जाओ मेरे पास। अस्सलाम और वालेकुम गिराने अम्मी लगे। जी, मुझे आपकी मैंने भी बहुत खत याद आती लिख है, लिया, खास हम कर लिख लिया, चलें। वो बचपन की डांट। ठीक है? चले, जैनब पहले पढ़ के सुनाएंगी जी। फ्रेम बना लें जैनब का। दुआ आप इधर आ जाए, मोहम्मद मेरे पास आ जाए। एक मिनट बेटे, चलें एक जी, मिनट। आप खामोशी खामोशी बेटा। थोड़ा सा पढ़ ले, मुझे आपकी वो, अब तो दुआ फिर आप कहना पापा आप नहीं, जैनब नहीं पढ़ पाएगी। जैनब नहीं पढ़ पाएगी। मैं अपना खत मैं खुद पढ़ता हूँ। चले,
और बेगम खुद पढ़ती नहीं है। मेरा चलिए, काम खत करते हैं। भाभी का खत मेरा खत सबीन सबीन पढ़ पढ़ देती है। सबीन पढ़ देगी, आप खत मैं पढ़ता हूँ। जी आप चले वाला मेरे वाला खत बल्कि आप पढ़े, चलो निशा भाई, आप पढ़े आप नहीं, इसमें ये होगा कि मैंने जो लिखा है ना वो थोड़ा आसान में पढ़ सकूंगा चले, और शायद उसमें कोई कैफियत भी बने। हाँ, नहीं, मैं नहीं, मैं चाहती हूँ कि भाभी भी खुद पढ़े। भाभी भी खुद नहीं आप पढ़ दें। मैं पढ़ूँ? अच्छा आप पढ़े हैं, आप भाभी वैसे खुद पढ़े। आता है मुझे। भाभी पढ़े चले, पहले अर्शद भाई आप पढ़े कुछ भी नहीं पहले। होता बेगम। हाँ चले पहले अर्शद वो भाई आप। आपकी फीलिंग्स आएंगी ना। यस, हाँ अर्शद भाई पढ़ रहे हैं अपनी वालिदा को लिखा हुआ खत। पहले मैंने पढ़ना है पहले आप बेगम? पढ़ दें। अच्छा, वो वैसे तो फर्स्ट लेडी होता अच्छा है। लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, पहले भाभी पढ़े। चले मैं पढ़ता हूँ पहले। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान, मैं जितना हो सकता है आपकी खिदमत करता हूँ। ज़ाहिर है फिर भी आपकी ममता का हक़ अदा नहीं कर सकता, और फिर अब मेरी शादी भी हो चुकी है, बीवी बच्चों वाला हो चुका हूँ, तो लिहाजा आपकी खिदमत में कोई कमी रह जाती हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपका बेटा अरशद, वस्सलाम। अच्छा, अर्शद ने पढ़ा, बड़े एक्सप्रेशन से, मैं वही कह ये रही मानने वाली बात है। इमोशंस इमोशंस, यस, वाह जबरदस्त अर्शद क्या भाई। बात है। भाभी अब आपने पढ़ना है अपनी अम्मी के लिए लिखा गया खत। अच्छा मैंने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, ख़ासकर बचपन की डांट। काश ऐसा होता कि दामाद ससुराल में रहा करते तो मैं आपकी खूब खिदमत करती। आपको पता है हम बहुत मशहूर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम कहीं गुम हो चुके हैं। आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। इतना प्यारा खत है भाभी। आपकी इस पूरे खत में एक लाइन जैसे मैं पढ़ी मेरी आंखों में आंसू आ गया। आपने कहा कि काश दामाद घर में रहते होते तो मैं आपकी खिदमत करती। बेटियों को भी मौका मिलता कि बेटियों वाले इस बात को बड़ा रिलेट करेंगे। सही बात है। और वाकई ये एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए एक बहुत अजीब सी कैफियत मैं इसको ज़रूर कहूँगी। वाकई ये होती है कि शायद सारी ज़िंदगी का एक रिग्रेट रहता है कि शायद माँ बाप के उतने पास नहीं रह सके कि उनकी खिदमत उस तरह से नहीं कर सके। मैं हमेशा वही कहती हूँ ना कि जो बेटे हैं ना वो माँ बाप के पास रह के भी उनके पास मौका होता है कि वो माँ बाप के पास रहें, और वो माँ बाप के पास रह के भी उनकी खिदमत नहीं करते। एंड आई जस्ट फील लाइक कि मतलब हम बेटियाँ हम बहाने ढूंढ के माँ बाप की खिदमत के लिए जाती हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि औरत बनिस्बत मर्द के कमज़ोर है, फिर भी वो इतनी बड़ी उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार सब को छोड़ के कमज़ोर होने के बावजूद वो शोहर के घर आती है। नए माँ बाप, नए बहन भाई, नए रिश्ते और नया घर, वहाँ आके वो सेटल होती है। तो कभी उसमें उसकी खिदमत में कोताही हो जाए, कोई काम करने में देर हो जाए, या वो थकी हो, बीमार हो, तो इसमें हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। शोहर को समझना चाहिए कि मेरी बेगम, मेरी बीवी मेरे लिए मुझसे निकाह करके कितने रिश्तों को छोड़ के और किधर उसने बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, और मेरे लिए वो मेरे घर आई। तो कुछ चीज़ें उसको भी जो है ना वो बर्दाश्त करनी चाहिए बेगम की, और बेगम के काम में उसको हाथ बिठाते रहना चाहिए ताकि उसका दिल लगा रहे, मोहब्बत जो है उसकी वो बढ़ती रहे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी बेगम ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपना घर छोड़ा और मेरे घर आ गई। तो यही वजह मैं अपनी बेगम से मोहब्बत करता हूँ। और काश ये आई लव यू बेगम। अरे कमाल, ये दोबारा सब खामोशी, ये दोबारा जी। आई लव यू बेगम। खुश रहे, जवाब भी दे दें। सेम टू यू। माशाल्लाह। देखें कितनी एहतियात वाला जवाब है। जबरदस्त यार, अमेजिंग। मतलब आपने दिन बना दिया, जितना जबरदस्त। ज़ैनब को क्या हुआ? ज़ैनब भी मुझे लगता है मेरा खत सुन के ना थोड़ी सी मैं परेशान वही सी काफी हो गई। देर से मैं सोच रही थी बेटी है ना, बड़ी सेंसिटिव है, बड़ी इमोशनल कोई है। बात अल्लाह नहीं सब बेटों के नसीब बहुत अच्छे करे, बहुत अच्छे करे, आमीन। ये वाली जो फीलिंग होती है ना शोएब, ये शायद हम बच्चियों मतलब हमारे बचपने से हमारे अंदर होती है, और ये गिल्ट होता है। आई डोंट नो कि कोई समझ सके ना समझ सके, दुनिया इसी तरह चलती है, अल्लाह मियाँ ने ऐसा ही पूरा निज़ाम रखा हुआ है। लेकिन ये गिल्ट हम बेटियों के दिलों में हमेशा रहता है कि हम अपने माँ बाप के पास नहीं है सारा दिन, हम उनकी खिदमत नहीं कर पा रहे। तो शायद ज़ैनब भी इसी
चीज़ को फील भी कर रही हैं अभी, और जितनी बच्चियां हमारी बैठी हैं अभी सामने, आप जिस मर्जी एज की लड़कियां अभी हो गई हैं, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोग यकीनन इन तमाम फीलिंग्स को आप फील कर सक रही होंगी इस वक्त। अल्लाह करे ये दुनिया जैसे भी गुजर रही है, बच्चियों की, बेटियों की, औरतों की, जन्नत में अल्लाह इनको इनकी माँ अजर देगा, बिल्कुल ऐसे अल्लाह जन्नत पे अजर देगा। उससे पहले इंशाल्लाह ये दुनिया भी बहुत अच्छी रहे, इनके लिए हमारी दुआ भी और कोशिश भी होनी चाहिए इसमें। थैंक यू वेरी मच भाभी, बहुत शुक्रिया। मतलब जितने सेगमेंट्स अभी तक हमने किया ना, कि आज सबसे ज्यादा मजा आया हमें। हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं आपको खुशामदीद। कामयाब लोगों की कहानी हमारा सेगमेंट भी है। हम बहुत से ऐसे कामयाब लोगों से आपकी मुलाकात भी कराते हैं, कोशिश करते हैं उनसे एक पैगाम भी लें, उनकी कहानी आपके सामने रखें भी, कितनी स्ट्रगल होती है। अक्सर देखते हैं ना किसी को कि अच्छा वो एक मकाम पे पहुंच गए, तो हम उसकी स्ट्रगल को समटाइम्स ओवरलुक कर जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं ऐसे लोगों से। सो आज भी कैसी ही कहानी साथ मौजूद है। नाम है इनका सादी शाह, और 2015 में इन्होंने फाइवर पे काम करना शुरू किया था, और फाइवर इनको भी एक्नॉलेज किया लास्ट ईयर। $1 मिलियन अर्न करने वाले पाकिस्तानियों में इनकी भी ज़्यादा शमूलियत हुई। सो आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनको हम वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सादी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम शेब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कामयाबी क्या है आपकी नज़र में? कामयाबी कामयाबी इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स जब उनको ये फील होने लग जाए कि यार अब हमारे बेटे ने कुछ कर दिया है, लाइक उनको फ़ख्र हो आप पे किसी बात पे, तो वो किसी भी साइड, चाहे वो क्रिएटिव साइड का हो, चाहे वो टेक्निकल साइड का हो, प्रोफेशन में आगे, तो आई बिलीव कि वो जब आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं इस चीज़ से कि यार लाइक नाउ दे आर सेटिस्फाइड, वेरी राइट, वेरी राइट, मेरा ख्याल से कि वो कामयाबी आपके और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी यहीं पर ही आपको मिलती है। बिकॉज बाज़ औक़ात ये होता है आप सक्सेसफुल होते हैं, दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, बट स्टिल यू नॉट इंटरनली सेटिस्फाइड। सो डू यू रियली थिंक कि ये मैटर करती है? नहीं, देखिए फैमिली कम्स फर्स्ट। अगर फैमिली आप फैमिली के लिए, अगर लाइक बीइंग अ मैन आप जो स्ट्रगल कर रहे होते हो वो अपनी फैमिली के लिए कर रहे होते हो, तो अगर आपकी फैमिली खुश है उस चीज़ से तो आप भी खुश हो अल्टीमेटली। दैट्स वेरी राइट। क्या सोच के फाइवर पे आए थे? आप पढ़ रहे थे उस वक्त, डिग्री कर रहे थे, और आपने साथ ही खुद कमाने का एक फैसला किया। व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? बेसिकली एट दैट टाइम आई वाज स्टूडेंट, मेरा आई गेस 4th-5th सेमेस्टर था, तो मैं इसी तरह बेसिकली आई एम अ बैडमिंटन प्लेयर एज वेल, तो मैं इसी तरह कोर्ट में बैठा हुआ था, तो हम लोग गेम कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि यार एक मेरा जूनियर था, ओके, ही सेड कि यार सादी भाई मुझे पहले गेम करा दें, तो मैंने जो है ना प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। सो आई आस्क्ड हिम कि भाई अभी तुम्हारा पहला सेमेस्टर है, कौन सा प्रोजेक्ट डिलीवर करना है तुमने? तो ही मेंशन्ड कि यार मैं फाइवर पे काम करता हूँ, मैं फ्रीलांसर ही होता हूँ। तो मेरे ना कान खड़े हो गए उस चीज़ पे, मैंने कहा यार दिस इज़ समथिंग जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो बस फिर वो गेम इस तरह हुई कि मैंने उनको बैडमिंटन सिखाई और उन्होंने मुझे फाइवर सिखाई। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब देखिए यही वाली बात है, जब आप किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप फिर सीख लेते हैं, लगन होनी चाहिए। तो वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट में ये था कि लाइक एक प्रोजेक्ट करना, 2 प्रोजेक्ट करने, मंथ में 3-4 प्रोजेक्ट कर लेने, तो आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे जो है ना लाइक मेरे लिए वो पॉकेट मनी मुझे उसकी थी, लाइक क्रेविंग होती थी कि यार मतलब मैं पेरेंट्स के उस पे खर्चे पे था ना मैं, तो आई वाज फीलिंग कि यार मुझे जो है ना खुद कुछ करना है। तो दैट वाज द मेन ड्राइव बिहाइंड दैट। और बस उसी स्ट्रगल के लिए मैंने जो है वो जूनियर्स की हेल्प लेके, कुछ क्लासमेट्स की हेल्प लेके, तो मैंने उसको लर्न करना शुरू किया, और उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने उस पर काम किया। अच्छा, कितना टाइम लगा अर्न करने में? कितना टाइम लगा थोड़ा स्टेबल होने में? ऑन फाइवर इट टुक मी लाइक 8 to 9 years इन एक्चुअल। लेकिन ये है कि जो प्रोफेशनलिज्म की अगर बात करें या प्रोफेशनल वे में वर्क करने की बात करें, तो दैट वाज लाइक 6 to 7 years। ओके, उसमें यह था कि जब आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं ना, तो उससे आप बहुत कुछ लर्न करते हैं। टीम मैनेज कैसे करनी है, लोगों के इंटरव्यूज़ कैसे करने हैं, और सैलरीज को किस तरह मेंटेन करना है, टीम को पुश कैसे करना है, उनसे प्रोडक्टिविटी कैसे निकालनी है। सो वो मैंने इधर इस्लामाबाद में एक जॉब की थी लाइक 1 year के लिए, तो उस जॉब से मुझे बहुत लर्न करने को मिला था।
और वहाँ से फिर जो है लाइक स्टेप बाय स्टेप जो है ना मामला शुरू हुए, तो लाइक 6 to 7 years आप कह सकते हैं कि जो लाइक एक माइलस्टोन अचीव करने में। अच्छा, इसमें कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है? कंसिस्टेंट रहना कितना मुश्किल था थ्रू आउट, बिकॉज अगर आप स्टेबल नहीं होते, कोई काम आप शुरू कर रहे होते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, स्पेशली जब आप लाइक एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो और आपके सामने कुछ ऐसी एग्जांपल्स हों जिनको पेरेंट्स कह रहे हों या आपकी फैमिली मेम्बर कह रहे हों कि यार बी लाइक दैट पर्सन, तो आप उस चीज़ को आप अब फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास में आपको पता है कि वो कहते हैं कि यार गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा ये था कि मैंने मतलब 1 साल जॉब की, बट लेटर ऑन मुझसे जॉब होती नहीं थी क्योंकि मैं अपना साथ काम कर रहा था। सही है। सो दैट वाज द थिंग कि मुझे फील होता था कि यार मैं जॉब के लिए नहीं बना, मुझे अपना करना जो करना है। ओके। तो उससे फिर स्टार्ट में होता था, पेरेंट्स को भी होता था कि यार पता नहीं क्या कर रहा है घर बैठ के। ना वो अगर आप सिर्फ फोन पे लैपटॉप पे काम करते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं क्या कर रहे हो। हाँ, वो फैमिली मेंबर्स को भी यही लगता था कि पता नहीं क्या करता रहता है घर बैठ के ना। तो फिर जब वो रिजल्ट्स आने शुरू हुए ना, तो दे रियलाइज कि नहीं, व्हाटएवर ही इज डूइंग दैट इज गुड, करता रहे बेटा। अच्छा, नॉर्मली ये होता है ना कि जब आप कुछ सक्सेस हासिल करते हैं, किसी एक मकाम पे पहुंचते हैं या फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं, आपको लगता है कि अच्छा मेरी ये अचीवमेंट्स अब आना शुरू हो गई हैं, सो आप ज़्यादा हाईलाइट कर रहे होते हैं, बट इन योर केस आप बहुत अंडर कवर रहते हैं, लो प्रोफाइल, वेरी लो प्रोफाइल। हाँ जी, असल में बस नज़र भरहक है जी। बाकी बिलीव रखते हैं। हाँ जी, बिकॉज़ नजर तो बरहक है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि आपको नजर लगाने वाले भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो बात ये ना कि जो आपके जो फॉलोअर्स होते हैं लाजमी नहीं है वो आपके सारे फैन हो, तो दैट इज़ द केस। फॉलोअर्स और फैंस में फ़र्क जी ऐसे ही है, तो दैट इज़ द केस। तो इस वजह से फिर मेरा ख्याल से थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर रहना बेहतर लगता है। और दूसरा ये है कि रिसेंटली जो CPC का इवेंट वगैरह हुआ, तो उसमें अरसलान भाई ने मुझे लाइक पुश्ड मी कि भाई सामने आओ, ठीक है, और आगे थोड़ा कम्युनिटी को भी दो, जो कर लिया अपना वो तो अच्छा किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बट अब कम्युनिटी के सामने और उनको भी जो है ना थोड़ा लाइक उनके लिए भी थोड़ा वर्क करो। तो नाउ लाइक हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि अब थोड़ा सा इवेंट्स वगैरह में आना जाना थोड़ा सा। ओके, आपको लगता है कि पहले ज़रूरत इसलिए आपको नहीं लगती थी कि जो कि आपकी मार्केट डिफरेंट है? बिल्कुल, स्टार्ट में देखिए मेंटालिटी बहुत मैटर करती है और आपका एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल जब मैं अकेला था, लाइक घर बैठ के काम कर रहा था, एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि यार मैं ही ज़बरदस्त हूँ, मैं ही जो कर रहा हूँ वही दैट इज़ गुड। बट लेटर ऑन व्हेन आई जॉइंड द कम्युनिटी, मैंने नेटवर्किंग की, मैं अपने से अच्छे लोगों से मिला, तो आई रियलाइज़ कि नहीं भाई चीते और भी हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो दैट इज़ द केस। उसमें फिर ये हो गया कि उस नेटवर्किंग से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी पर्सनल ग्रूमिंग में बहुत लाइक एक्सपोजर कह सकते हैं आप, हाउ टू डील विद द कम्युनिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो है ना वो बिल्ड होती है। अच्छा, आप वैसे मुझे लगता है कि पहले आप इंट्रोवर्ट ही थे। जी, और फिर उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने की बात कर रही हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, सोशलाइज नहीं कर पा रहे होते, उन्हें एंजाइटी हो रही होती है, सोशल एंजाइटी होती है, एट द सेम टाइम उनको ये नहीं पता होता उन्हें कम्युनिकेट कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे करनी है। सो उस पर्सपेक्टिव से बताइएगा कि इस एंगल से आपने किस तरीके से ग्रो किया। देखिए मैं बिल्कुल स्टार्ट में इंट्रोवर्ट था, और वही बात वही है कि जब मैंने इवेंट्स में जाना शुरू किया, अपने से अच्छे लोगों से मिलना शुरू किया, तो आई रियलाइज कि ऑल्दो हमारा कस्टमर जो है वो जहानिया US है या अब्रॉड है, लेकिन जो एक्सपोजर है वो बहुत मैटर करता है। वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बहुत मैटर, पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत मैटर करता है। आपको अंदाजा होता है कौन किस तरीके से काम कर रहा है। जी बिल्कुल, एंड यू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल, उसमें फिर ये है कि समटाइम्स आप ये भी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम रनिंग एन एजेंसी, तो मैं किसी और एजेंसी के साथ कोलैब कर सकता हूँ, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में भी होता है, प्लस ह्यूमन रिसोर्स शेयरिंग में भी आपको जो है बेनिफिट होता है। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा, साथ अभी भी ऐसे होता है कि किसी को बताना पड़ता हो कि अच्छा, जैसे अक्सर हम होता है ना कि पूछते हैं आपके फादर से फॉर एग्जांपल पूछे जी आपका बेटा क्या करता है, जी जिस तरह लड़का क्या करता है। सो आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि पूछा गया हो कि बताएं क्या करता है, आपको बड़ा एक्सप्लेन करना पड़ा, मैं ये करता हूँ, बिकॉज सो मेनी ऑफ अस डोंट इवन नो अबाउट फाइवर ना। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टार्ट में तो बिल्कुल बताना पड़ता था कि यार मैं एक्चुअल में करता क्या हूँ। लाइक मैं अगर बोलूँ कि यार मैं ग्राफिक्स पे काम करता हूँ, वेबसाइट्स पे काम करता हूँ, वेबसाइट्स का फिर लोगों को आइडिया होता है, ग्राफिक्स का तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता था, तो वो उनको एक्सप्लेन करना लाइक दैट वाज अ हार्ड टास्क। बट लेटर ऑन अब चूंकि ऑनलाइन अर्निंग लाइक आफ्टर कोविड ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है, और लाइक थ्रू यूट्यूब और लाइक सोशल मीडिया काफ़ी लोगों को समझ आ गया कि यार ऑनलाइन अर्निंग भी कोई चीज़ है। लेकिन ये है कि फाइवर का कॉन्सेप्ट देना, हाउ फाइवर वर्क्स, फिर उसमें लाइक TOS जो उनके टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये वो सारा कुछ वो एक्सप्लेन करना, दैट इज़ अ हार्ड टास्क स्टिल।
लेकिन ये है कि अब लोगों को थोड़ा आइडिया है कि यार ऑनलाइन अर्निंग भी बाकी दैट इज अ रियल थिंग। वो स्टिल अभी भी होता है ना, रिश्ते के मामलात में होता है ना, वो पूछते हैं जी लड़की का रिश्ता कहाँ कर रहे हो, तो कहते हैं लड़का ऑनलाइन काम करता है। क्या काम करता है? वो ऑनलाइन काम करता है। आपके साथ ही हुआ था शादी के वक्त? बिल्कुल हुआ था। उसमें उनको बताया गया था कि यार ऑनलाइन काम करता है, लेकिन ये था कि उनको माशाल्लाह अच्छी फैमिली से थे, तो उनको मतलब दे ऑलरेडी नो कि यार लाइक ऑनलाइन काम है, अंडरस्टैंडिंग थी। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको आइडिया था। कोई टिप्स देना चाहती हूँ सुनने वालों को, स्पेशली जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जिनको नहीं अभी तक अंदाज़ा कि कैसे एक्सप्लोर करना है डिजिटल मीडिया को, कैसे एक्सप्लोर करना है इन प्लेटफॉर्म्स को टू अर्न एंड ग्रो? बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हमारी यूथ को बहुत ज़रूरी भी है। द रीज़न इज़ कि आपको मेन जो आप कह लें से जो की पॉइंट है वो है सबसे पहले कि आपका अपनी ज़ात के साथ लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़ात के साथ। फिर जब आप अपनी ज़ात के साथ लॉयल होगे ना, तो आप किसी प्लेटफॉर्म के साथ लॉयल हो सकते हो। उस प्लेटफॉर्म के टर्म्स ऑफ सर्विसेज को बहुत फॉलो करना ज़रूरी है। फिर जब आप ये चीज़ें रीड कर लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो, समझ आ जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, आप डायरेक्ट मार्केट में जंप कर जाते हो, नो वन इज़ गोइंग टू हायर यू। ट्रू। तो आपका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समवन, तो मैंने उसका पोर्टफोलियो देखना है। मैं उससे बाद में करूँगा, पहले मैं उसका पोर्टफोलियो देखूंगा, उसका स्किल सेट देखूंगा कि वो क्या वो मेरे जो स्टैंडर्ड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैं दे रहा हूँ, क्या उसको मीट करता भी है या नहीं करता। तो आप सबसे पहले क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्रोफेशनलिज्म और पोर्टफोलियो को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर आप ये मेंटेन नहीं करेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है? क्योंकि देखें आपका क्लाइंट है बाहर, आपने ज़्यादा काम करना है रात को, जी, तो दिन में चीज़ें सारी मिस हो जाती हैं, कभी कोई फैमिली गैदरिंग, कोई और एक्टिविटीज़, सुबह जल्दी आप ज़रा पे नहीं आप, या फिर आपको भी आदत होगी और घर वालों को भी आदत होगी अब? नहीं, घर वालों को आकी आदत हो गई है। लेकिन ये है कि स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता था। स्टार्ट में इट वाज लाइक कि यार हम रात को 12, 1, 2 मतलब पता ही नहीं चलता था, बच जाते थे। और लेटर ऑन अब ये हो गया कि घर वालों को आइडिया हो गया कि यार इस बंदे ने काम इस तरह से करना, लाइक हमारी टाइमिंग यूएस के हिसाब से मैच करनी होती है हमने वो, तो उस हिसाब से लाइक दे आर यूज्ड टू इट नाउ। लेकिन ये है कि समटाइम्स वी हैव टू स्ट्रगल। क्योंकि रात अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाई है, तो जो सुकून है वो रात को ही है। लेकिन ये होता है कि लाइक हम कभी 3 बजे तक काम कर रहे हैं, कभी सुबह फजर के बाद सो रहे हैं, तो समटाइम्स आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ओके, एंड दैट स्ट्रगल इज ऑनगोइंग। वो तो चलती रहेगी। अब हमने प्रोफेशन ऐसा सेलेक्ट कर लिया तो क्या करें। अब क्या कर सकते हैं, एक तो सिलेक्ट कर लिया, ऊपर से इतना अरसा इसको दे दिया और अभी माशाल्लाह इसमें आपको रिकग्निशन भी मिल गई, सब छोड़ना तो ज़ाहिर नहीं बनता ना। आगे ग्रो करना, ऑब्वियसली मजीद काम करें, बहुत अच्छा काम करें। स्पेशली एक तो ये कि पाकिस्तान के लिए भी बड़ी अच्छी बात होती है ये, एट द सेम टाइम बाकी यंगस्टर्स वो भी बड़े मोटिवेटेड होते हैं, उनको भी एक इंस्पिरेशन, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, जिस तरह आपने अपने एग्जांपल कोट किया ना कि जी पॉकेट मनी खुद जनरेट करूं, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहूं, तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि वाकई हमारी यूथ में होना चाहिए। स्पेशली जब आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, कितना डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए पेरेंट्स पे, खुद अर्न करें, और देयर आर सो मेनी मीन्स एंड वेज आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आज हमारा क्योंकि पूरा जो ये शो है उसी के गिर्द घूम भी रहा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम बाकी इंस्पिरेशन लेके और बस पे जंप इन करें और सीखें। समटाइम्स यूल फेल, समटाइम्स यूल फॉल डाउन, गेट अप अगेन एंड गो एंड मूव एंड यू नो कीप गोइंग फॉरवर्ड। साथ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। वेलकम बैक, राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, जिसको स्पेशल बनाया है आपने, हमारे व्यूअर्स ने, जिन्होंने पसंद किया है हमारे उन तमाम शोज को जो कि हमने पूरे रमज़ान आपके लिए क्रिएट किए। और शुएब इतना सारा प्यार दिया, ये एक नई चीज़ थी, हमने सोचा कि चलें राइजिंग पाकिस्तान को हम रमज़ान में भी इस दफ़ा करके देखते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपके पसंदीदा सितारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं और हर उस टॉपिक पे बात करने की हम कोशिश करेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। स्पेशली हमने खुद बहुत कुछ सीखा शुएब। एब्सोल्युटली, हर मेहमान से सीखा हमने, और स्पेशली अगर हम शुक्रिया अदा करें अपने व्यूअर्स के बाद, क्योंकि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स हैं जो बनाते हैं हमें, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। लेकिन हमारी इस फैमिली में जिस तरह अरशद रील्स, हबी, ज़ैनब, दुआ, मोहम्मद, और इसके साथ साथ शीस, शाह हुसैन और बहुत से और बच्चे, मोहम्मद हसनैन भी, बनूजा भी, और इसके साथ साथ बहुत से और सितारे जो हमारे इस आंगन में आए थे, जिन्होंने आपके इस शो को वाकई 4 चांद लगाए थे। माशाल्लाह मल्टीपल। हाँ एब्सोल्युटली, और आप लोगों की वजह से जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ हमें डिजिटल मीडिया पे मिले,
वी आर ओवरवेल्म्ड। आपका शुक्रिया हमें देखने के लिए, हमें पसंद करने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए, जिसकी वजह से हमने इस शो को कंटिन्यूसली इंप्रूव किया। मैं इंप्रूव का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा आपका फीडबैक आता है कि अच्छा आप इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं, आप इस तरह के मेहमान देखना चाहते हैं, तो हमने वो सब कुछ क्रिएट करने की कोशिश की। कमेंट्स हमें रिसीव हो रहे थे और उन कमेंट्स से हम फिर इंस्पिरेशन लेते थे, हम उसे सीखते थे, आपकी गाइडेंस से हम अपना नेक्स्ट शो इंप्रूव करने की पूरी कोशिश करते थे। सो हमारे लिए तो हमारी ईद तो हो गई है मुबारक, और यकीनन आप सबका पूरा रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजरा होगा हमारे साथ। एट द सेम टाइम ईद भी आप लोगों की बहुत ही अच्छी गुजरेगी। सो इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह हमें दोबारा एक रमज़ान भी नसीब करेगा इंशाल्लाह। और अभी जो चांद रात की बात करें तो एंजॉय करें अपने इस वक्त को। और मेरी तरफ से, सबीन की तरफ से, राइजिंग पाकिस्तान की टीम की तरफ से, PTV होम की तरफ से, PTV न्यूज़ की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।